अध्याय 291 दिव्य जल पीना। जियाओ क्योडोंग ने जो कुछ सुना था उससे खुश नहीं था और यह उसके चेहरे पर दिखा। उनकी प्रतिक्रिया देखकर जियोपिंग अजीब तरह से मुस्कुराया और तुरंत स्थिति को बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर डोंगडोंग भी शानदार व्यक्ति है। वह एक इंजीनियर है और उसने ताइवान की एक महिला से शादी की है। वह आसपास के सभी गांवों में अच्छी तरह से जाना जाता है। उन्होंने कहा, आप डोंगडोंग को किसे बुला रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? क्या आप कह रहे हैं कि मेरी गर्दन छोटी है? अब से मुझे मेरे नाम से संबोधित करें, जियाओ क्योडोंग। मुझे फिर से डोंग डोंग बुलाओ और मैं आपको चेहरा नहीं दूंगा। शियाओ क्योडोंग ने शियाओ पिंग को जोरदार फटकार लगाई। जियाओ पिंग चौंक गया था, लेकिन वह बस इतना कर सकता था कि एक समझौतावादी मुस्कान पेश कर सकता था और बार बार अपना सिर हिलाता था और जियाओ क्योडोंग को झुकाता था। ओह ठीक है ठीक है। जियाओ क्योडोंग की अनैतिकता जियाओ लो पर खत्म नहीं हुई थी, जिन्होंने जल्दी से स्थिति का अनुमान लगाया। जियाओ पिंग उम्र में बड़े थे और हमेशा जियाओ क्योडोंग के लिए एक बड़े भाई की तरह थे। इसलिए यह असामान्य था कि उन्होंने आज की तरह इतनी विनम्रता से काम किया और जियाओ क्योडोंग द्वारा अपमानित होने के बाद उन्हें अपने चेहरे पर एक सम्मानजनक मुस्कान भी रखनी पड़ी। जियाओ लो को कैसे पता नहीं था कि उनके बीच क्या चल रहा था। मिस जी है ना? हेलो, मेरा नाम जियाओ क्योडोंग है। मैं वास्तव में जियाओ लो के करीब हूँ। तब जब वह छोटा था तो उसने मेरे अंडरपैंट भी पहने थे जब वह सूख नहीं गया था। इसके बारे में बात करते हुए मुझे लगता है कि हम वास्तव में एक ही पैंट पहनकर बड़े हुए हैं। हाँ। जियाओ क्योडोंग ने जी सीन की ओर अपने हाथ बढ़ाए और तुरंत अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। अभी एक पल पहले वह जियाओ पिंग से नाराज था, लेकिन अगले पल में वह अपने चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान चमक रहा था। क्या नकली है? जियाओ लो ने घृणा की सांस के साथ खुद को सोचा, क्योंकि वह अवाक रूप से वहां खड़ा था। वह बस समझ नहीं पा रहा था कि उसका बचपन का दोस्त इतना दिखावा और अतिरंजित कैसे हो गया था। उसने जो देखा था उसके अनुसार उसमें ईमानदारी का एक औंस भी नहीं था। शिष्टाचार के रूप में जी सीन ने इशारे का जवाब दिया और जियाओ क्योडोंग के साथ हाथ मिलाया। उसने उसे एक मुस्कान दी और कहा, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मिस जी, मैं मानूंगा कि आप जियांगचिंग से हैं। आपके पास अल्फार्ड जैसी शानदार कार है। मुझे यकीन है कि आपके परिवार के पास 10 मिलियन या यहाँ तक कि 100 मिलियन डॉलर से अधिक का शुद्ध मूल्य है। तो मैं बहुत उत्सुक हूँ, ऐसा क्या है जिसने आपको जियो लो को चुना? यह बच्चा आपके जैसे वर्ग में नहीं है, जियाओ क्योडोंग ने चिढ़ाया। उसका स्वर उपहासपूर्ण और पूरी तरह से लाइन से बाहर था। जी सीन की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई, क्योंकि उसने अपनी मुस्कान छोड़ दी थी। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और उसकी आंखें शत्रुता की दृष्टि से झुक गई। वह इस आदमी के इरादों से बेखबर कैसे हो सकती है जो जानबूझकर चीजों को भड़का रहा था? हाँ, कृपया मुझे गलत न समझे मिस जी। मैं बस उत्सुक हूँ, बस इतना ही। हाँ। आखिरकार आप और जियाओ लो उन खुशकबीबात की परियों की कहानियों की तरह दिखते हैं। आप जानते हैं, जहाँ एक राजकुमारी एक गरीब लड़के के साथ आती है। जियाओ क्योडोंग ने दिल से हंसते हुए कहा। जियाओ पिंग ने अपनी आवाज के स्वर को विनम्र रखते हुए कहा, क्योडोंग, यह कहना अच्छी बात नहीं है। ऐसा लगता है कि आप लो और मिस जी के बीच एक हड्डी डाल रहे हैं। एक हड्डी डालना? यह कौन कर रहा है? मैंने पहले ही कहा है कि मैं सिर्फ उत्सुक हूँ। क्या आपको सरल भाषा को समझने में कोई समस्या है या आपका लेन देन है? शियाओ क्योडोंग ने मुड़कर उसे जोर से ताड़ना दी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सीकांग मंदिर के भीतर से गोंग की आवाज ने जियाओ क्योडोंग के गंदे शब्दों को शांत कर दिया। अन्यथा उनकी ऊंची आवाज निस्संदेह हर किसी को उनकी दिशा में देखने के लिए प्रेरित करती। शियाओ पिंग गुस्से में था, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं की। उसने हताशा में अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन उसने खुद को ढीला और शांत कर लिया। जियाओ क्योडोंग को अपने शब्दों से पीछे हटने और उसे पैसे उधार नहीं देने का जोखिम नहीं उठाना चाहता था। इससे पहले शियाओ पिंग को मदद की गुहार लगानी पड़ी और वह घुटनों के बल बैठने के करीब था, इससे पहले कि शियाओ क्योडोंग आखिरकार उसे पैसे उधार देने के लिए सहमत हो गया। इस बिंदु पर उन्होंने जियाओ क्योडोंग को उकसाने और परेशान करने की हिम्मत नहीं की। क्योडोंग, क्या आपको इतना अभिमानी होने की आवश्यकता है? जियाओ लो ने कहा, स्पष्ट रूप से उसकी सूर्यातप से नाराज। घमंडी? जियाओ क्योडोंग ने आश्चर्य का नाटक करते हुए अपनी भौहें उठाई और जोर से हंसे, जैसे उन्होंने सिर्फ एक उत्कृष्ट मजाक सुना था। जियाओ लो, मेरे अच्छे भाई, आपने वास्तव में क्या देखा जिसने आपको यह धारणा दी कि मैं अभिमानी हूँ? मैंने बस अपनी आवाज को थोड़ा सा जोर दिया है, लेकिन इसका अभिमानी होने से कोई लेना देना नहीं है। क्या ऐसा नहीं है, पिंग? जैसा कि जियाओ पिंग को उनकी मदद की सख्त जरूरत थी, उन्होंने तुरंत अपने चेहरे पर एक मजबूर मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, क्योडोंग सही है। वह घमंडी नहीं था। लो, मुझे लगता है कि आप गलत है। तुमने उसे सुना? यहाँ तक कि आपके भाई पिंग का कहना है कि आप गलत है। जियाओ क्योडोंग ने स्थिति में हेरफेर करने में संदिग्ध गर्व महसूस करते हुए कहा। जियाओ लो ने बिना मुस्कुराए अपना सिर हिला दिया। जियाओ क्योडोंग के अतिरंजित और बचकानेपन के व्यवहार से नाराज महसूस किया। आत्मविश्वास से जियाओ क्योडोंग ने अब अपनी नजर वापस जी सीन की ओर मोड़ दी और एक स्निकर के साथ उसने कहा, मिस जी, क्या आप मेरी जिज्ञासा को संतुष्ट कर सकते हैं? जियाओ लो के किस हिस्से ने आपको आकर्षित किया? जी सीन ने जियाओ लो की ओर देखा, फिर जियाओ क्योडोंग की ओर मुड़ते हुए उसने उसे आंखों में देखा और कहा, वह असाधारण है। ओह, जियाओ क्योडोंग ऐसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं कर रहा था और आश्चर्यचकित होने का नाटक कर रहा था। फिर जी सीन ने कहा, वह आपसे अधिक उत्कृष्ट है, वह आपसे बेहतर दिखता है और इसके दिखने से वह हर चीज में आपसे ऊपर एक स्तर है। हालांकि जियाओ लो के साथ उसका रिश्ता केवल एक कवर था, लेकिन वह जियाओ क्योडोंग जैसे पाखंडियों को दूसरों को धमकाते हुए और जियाओ लो का मजाक उड़ाते हुए नहीं देख सकती थी। उसकी तीखी प्रतिक्रिया ने जियाओ पिंग को सरासर संतुष्टि से हंसने पर मजबूर कर दिया। जियाओ क्योडोंग के चेहरे पर मुस्कान जम गई और उसके होंठ अनजाने में नीचे की ओर झुक गए, जिससे उसे अस्पष्ट अभिव्यक्ति मिली। लेकिन अपने गर्व को दांव पर लगाते हुए वह जोर से हंसे और कहा, हा। आप कितनी दिलचस्प व्यक्ति हैं, मिस जी। एक वाक्यांश है जो जाता है, सुंदरता देखने वाले की आंखों में है। ऐसा लगता है कि यह सच है। उनकी जोरदार हंसी के पीछे उनकी आंखें गुस्से से जल रही थी, क्योंकि जी सीन के शब्दों ने सचमुच उनकी गरिमा को रौंद दिया था। यह जियाओ क्योडोंग के लिए बेहद अपमानजनक था कि जियाओ लो को हर चीज में उससे बेहतर के रूप में दर्जा दिया जा सकता है। अंदर की गहराई में उन्होंने जियाओ लो को एक जिगोलो के रूप में बुलाने का आग्रह महसूस किया और उस कचरे से ज्यादा कुछ नहीं जो उसके साथ तुलना करने के योग्य नहीं था।
लेकिन उन्होंने अपना संयम बनाए रखा और फैसला किया कि वह अभी के लिए जियाओ लो के साथ सौहार्द का अपना दिखावा बनाए रखेंगे। जियाओ लो ने एक शब्द नहीं कहा, लेकिन केवल मुस्कुराते हुए आंखों के साथ जी सिंह को देखा। उसने उसकी हिम्मत की प्रशंसा की और खुद से सोचा, यह संपर्क अधिकारी बुरा नहीं है, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सच्चाई यह थी कि उन्हें जी सिंह दिलचस्प लगा। वह निश्चित रूप से आकर्षक और अच्छी तरह से अंग वाली थी और एक महान व्यक्तित्व था। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके दादा दादी वास्तव में उसे पसंद करते थे। अगर संयोग से उनके बीच कुछ चिंगारी उठती है तो वह संभवतः इस पर विचार करेगा। गोंग और ड्रम ओ को अब अधिक तात्कालिकता के साथ मारा गया था, जिसे एक रुबातो में व्यक्त किया गया था, जो एक तेज गति लेता था और फिर बार बार धीमा हो जाता था। बूढ़े आदमी जियाओ क्वानरेन का जाप तेज हो रहा था और इसलिए उसके हाथ की हरकतें भी तेज हो रही थी, जो फुल्लू के साथ घूम रहा था। समारोह चरमोत्कर्ष पर आ रहा था। अचानक बूढ़े आदमी जियाओ क्वानरेन ने अपनी आंखें खोली। उसकी चुभती बूढ़ी आंखें मना कर रही थी और लोगों को उनमें देखने से रोकती थी। ढोल और गोंग की आवाज ने उसकी आंखें खुलते ही रोक दिया। फिर उसकी पुरानी बजरी आवाज एक गतिशीलता के साथ गूंज उठी, जिसने उसकी उम्र को झुठला दिया। लहू की आत्माओं, हम पर अपनी दिव्यता बरसाओ। जियाओ कबीले को अपना आशीर्वाद दे, हमें स्वास्थ्य और हमारे शरीर को सभी बीमारियों का विरोध करने की क्षमता दे। वहां उपस्थित सभी शियाओ तुरंत खड़े हो गए और उनके सामने 3 पंक्तियों में खुद को खड़ा कर लिया। सीकोंग वेदी को तिरछी नजरों से देख रहे थे। बूढ़े आदमी जियाओ क्वानरेन ने तब एक मुर्गा पकड़ा, उसका सिर काट दिया और उसका खून बहा दिया। उन्होंने अपनी तर्जनी और मध्य उंगली को एक साथ रखा, उन्हें खून में डुबोया और हर जियाओ उपस्थित की भौहों के बीच एक लाल निशान खींचा। वह दिव्य जल का एक कटोरा लाया, जो मंदिर के सबसे भीतरी भाग में स्थित बैरल से भरा हुआ था। श्री जियाओ लो, क्या हम दिव्य पानी पीने वाले हैं? जी सेंग फुसफुसाए। जियाओ लो ने सिर हिलाया, हमारी भौहों के बीच से हम दिव्य जल से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। क्या हमें इसे खत्म करने की जरूरत है? आप इसे खत्म कर सकते हैं, लेकिन यदि आप नहीं कर सकते हैं तो 3 छोटे घूंट लें और बाकी को दीवार पर छिड़क दें। इसे जमीन पर न डालें, जियाओ लो ने समझाया। ये ऐसे अनुष्ठान थे जो बचपन से ही उनमें डाले गए थे। दिव्य जल को कभी भी जमीन पर नहीं डालना चाहिए, अन्यथा भीड़ द्वारा किसी को फटकार लगाई जाएगी। ठीक है। जी सिंह ने उत्सुकता से सिर हिलाया। और यह औरत कौन हो सकती है? बूढ़ा आदमी जियाओ क्वानरेन जी सिंह के सामने खड़ा था। उसके बूढ़े झुर्रीदार चेहरे पर एक सवाल करने वाला रूप दिखाई दे रहा था। समझदार एक, वह जियाओ लो की प्रेमिका है, जियाओ देझांग ने कहा। कौन? जियाओ क्वानरेन उम्र में उन्नत था और सुनने में कठिन था। जियाओ देझांग उसके करीब आया और उसके कानों में दहाड़ा, वह जियाओ लो की प्रेमिका है। वह विशेष रूप से सीकोंग को श्रद्धांजलि देने के लिए आई थी। वह जल्द ही जियो परिवार में शादी करेगी। आह, जियाओ लो की प्रेमिका तुम हो। बहुत अच्छा। जियाओ लो खुद को इतनी खूबसूरत प्रेमिका खोजने में कितना सक्षम है। बूढ़े आदमी जियाओ क्वानरेन ने एक मुस्कान के साथ जी सिंह को देखा, अपने हाथों को बढ़ाया और अपनी उंगली को उसकी भौहों के बीच थपथपाया। जी सिंह की भौहों के बीच लाल खून सिंदूर की तरह टपक रहा था, जिससे वह लगभग एक देवता की तरह लग रही थी। बच्चे, जब मैं तुम्हारे माथे पर यह खून छिड़कता हूँ तो सीकोंग तुम्हें जीवन भर शांति का आशीर्वाद देगा। अब दिव्य जल पिएं और सीकोंग आपको सभी बीमारियों को रोकने के लिए आशीर्वाद देगा। अध्याय 292, पार्किंसंस रोग। हालांकि लोग गांव में जन्मे और पले भी, जियाओ लो विशेष रूप से सीकोंग की आत्मा में विश्वास नहीं करते थे। हालांकि उन्होंने अतीत में गांव के लिए अपने महान कार्यों के लिए सीकोंग का गहराई से सम्मान किया। वह समुदाय के एक आइकन थे और पीढ़ियों से लोग गांव के लोगों ने उनका सम्मान किया था और उनकी आध्यात्मिक सुरक्षा मांगी थी। सीकांग का पंथ लोगों के ग्रामीणों के लिए पवित्र था। जी सिंह ने दिव्य जल का एक कटोरा पी लिया। यह ताजा और मीठा था, जिसमें एक हल्की खुशबू थी जिसने दिल को खुश कर दिया। इसे पीने के बाद वह पुनर्जीवित महसूस किया। उसने जियाओ लो पर नजर डाली और जब वह ध्यान नहीं दे रहा था तो उसने जल्दी से शेष दिव्य पानी को एक छोटी बोतल में भर दिया जो वह अपने साथ लाया था। वह इसे अनुसंधान के लिए एनएसए के पास वापस ले जाने और इसकी सामग्री का विश्लेषण करने का इरादा रखती थी। इस पानी के बारे में कुछ पता लगाने की उम्मीद करती थी। स्मारक समारोह के बाद लोग गांव की कई मध्यम आयु वर्ग की महिलाएं मंडली के लिए चिकन कांगी की सर्विंग्स तैयार करने के लिए मंदिर के किनारे रसोई में गई। बूढ़ा आदमी जियाओ क्वानरेन वेदी पर रहा, सीकोंग वेदी के लिए शुभ दोहे लिखने की तैयारी कर रहा था। वह एक उल्लेखनीय सुलेखकार थे और उनका कौशल पूरे गांव में प्रसिद्ध था। अपने हाथ में ब्रश के साथ उन्होंने ऐसे पात्रों का निर्माण किया जो शैली में शानदार और सुरुचिपूर्ण थे। उन्होंने कहा, आप युवाओं को कैलीग्राफी सीखनी चाहिए क्योंकि यह एक अनमोल खजाना है जिसे हमारे पूर्वजों ने दिया था। यह एक गहन कला रूप है और सक्षम हाथों में कोई भी पात्रों में जीवन पैदा कर सकता है। अगर इसे जारी नहीं रखा गया तो कला एक दिन खो जाएगी। शियाओ देझांग ने मंदिर में मौजूद युवाओं को संबोधित करते हुए कहा। कुछ ने सहमति में सिर हिलाया, कुछ ने सुझाव पर मजाक उड़ाया जैसे कि यह एक मजाक था, जबकि अन्य अनुत्तरदायी बने रहे जैसे कि इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। क्या बुद्धिमान व्यक्ति वास्तव में सुलेख में अच्छा है? लगभग 7 या 8 के एक लड़के ने उत्सुकता से पूछा। बेशक। गर्व की दृष्टि से जियाओ देझांग ने लड़के से कहा, बुद्धिमान व्यक्ति किंग राजवंश में एक विद्वान था। वह 4 पुस्तकों और 5 क्लासिक्स एक में पारंगत है, 7 चरणों में कविताओं की रचना कर सकते हैं और सुलेख में और भी उत्कृष्ट है। यहाँ तक कि काउंटी के अन्य सुलेखविदों ने भी उनके सुंदर काम की प्रशंसा की। वाह, बुद्धिमान एक भयानक है। लड़के की आंखें तुरंत प्यार और सम्मान से चमक उठीं। ओह, चुप रहो। मास्टर जियाओ क्वानरेन लिखना शुरू करने वाले हैं। किसी ने भीड़ को चुप रहने के लिए कहा, अपने होठों पर अपनी तर्जनी उंगली से इशारा किया। मेज पर 2 लाल रंग की जुआन पेपर शीट फैली हुई थी। जियाओ क्वानरेन ने अपने घिसे पिटे पढ़ने के चश्मे की एक जोड़ी पहन ली, ब्रश उठाया और बस लिखना शुरू करने वाला था। पूरा सीकांग मंदिर मृत सन्नाटे में गिर गया क्योंकि हर किसी की निगाहें उस पर टिकी थी। उनमें से कई के लिए उसे अपने ब्रश स्ट्रोक्स पर काम करते हुए देखना अपने आप में एक खुशी थी। उन्होंने अपने पात्रों को सुरुचिपूर्ण ढंग से लिखा और उनके द्वारा रचित दोहे शानदार थे और पुराने क्लासिक्स के संकेत और भव्यता को ले गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लेकिन उस रात कुछ सही नहीं लग रहा था क्योंकि बूढ़े आदमी जियाओ क्वानरेन का हाथ अचानक हवा में रुक गया, इससे पहले कि उसने अपना पहला चरित्र लिखना शुरू किया। वह एक असहज लंबे समय तक इस तरह रहा और ब्रश उसके हाथ में अनियंत्रित रूप से हिल रहा था।
बुद्धिमान के साथ क्या गलत है? लड़के ने एक बार फिर पूछा। ओह, मत बोलो। बुद्धिमान व्यक्ति सोच रहा है कि क्या लिखना है और वह सोचने के बाद ही शुरू करेगा, लड़के के पिता ने उसे फुसफुसाकर कहा। लेकिन 10 मिनट के बाद बूढ़े आदमी जियाओ क्वानरेन ने अभी तक अपने हिलने वाले ब्रश को हिलाया नहीं था। अंत में ब्रश की नोक से स्याही की एक बूंद लाल सुलेख पेपर पर गिर गई, जिससे इसे एक बड़े पैमाने पर धब्बा लग गया। यह सुलेख में एक पूर्ण निषेध था। सुलेख के सिद्धांतों के अनुसार इस तरह की स्थिति कभी नहीं होनी चाहिए और बस अस्वीकार्य थी। भीड़ में से हर कोई एक दूसरे को देख रहा था। बुद्धिमान व्यक्ति के साथ क्या गलत है? पार्किंसंस रोग। बुद्धिमान एक न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारी से पीड़ित है जो बुजुर्गों के बीच बहुत आम है। जियो लो ने इसे एक नजर में समझ लिया। इस विश्वास के बावजूद कि दिव्य जल ने सभी बीमारियों से किसी की रक्षा की, यह वास्तव में प्लेसबो प्रभाव था जिसने विश्वासियों के लिए अद्भुत काम किया। कोई भी कभी भी सभी बीमारियों से प्रतिरक्षित नहीं हो सकता है। जियाओ लो के शब्दों को सुनकर जियाओ देझांग चिंता की दृष्टि से उसकी ओर मुड़ा और पूछा, जियाओ लो, क्या आपको यकीन है कि वह बीमार है? आओ जियो लो। बुद्धिमान व्यक्ति उतना ही स्वस्थ है जितना हो सकता है। बूढ़े आदमी को परेशान मत करो। जियाओ क्योडोंग ने उसे डांटा, एक बदसूरत आत्मधार्मिक तरीके से सामने आया। शियाओ लो ने उनकी टिप्पणी को नजरअंदाज कर दिया और शियाओ देझांग के सवाल का जवाब दिया। पार्किंसंस के लक्षणों में आराम से झटके, उसके कार्यों में धीमापन, मांसपेशियों की टोन में वृद्धि और अनैच्छिक मांसपेशियों के संकुचन के कारण अंग आंदोलन के प्रतिरोध शामिल है। बुद्धिमान व्यक्ति हिलने में असमर्थ है, जबकि उसके हाथ हिल रहे हैं, जो पार्किंसंस रोग की विशेषता है। आप इसके बारे में इतना निश्चित कैसे हैं? आप डॉक्टर नहीं हैं। जियाओ क्योडोंग चिल्लाया। दूसरों ने अपने संदेह को साझा किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि केवल एक डॉक्टर को उस रोग का निदान देने का अधिकार था। फिर जियाओ क्वानरेन ने ब्रश नीचे रखा, कमजोर मुस्कुराया और कहा, जियाओ लो सही है। मैं कुछ समय पहले काउंटी अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए गया था। डॉक्टर ने कहा कि मुझे एक ऐसी बीमारी हो गई जिसका नाम याद रखना मुश्किल है। यह अब मेरे दिमाग में वापस आ गया है कि जियाओ लो ने इसका उल्लेख किया था। पंपकिन बेटा, यह है। यह पार्किंसंस वाइज 1 है। जियाओ लो ने उसे मुस्कान के साथ सही किया। जियाओ क्वानरेन ने तिरछी आंखों से मुस्कुराया और कहा, आह हाँ हाँ, परकिन बेटा, यह है। आह, जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो आपको यही मिलता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं मेरी याददाश्त खराब होती जाती है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शियाओ क्वानरेन की पुष्टि सुनने के बाद भीड़ ने शियाओ लो को गहरे सम्मान के साथ देखा। जियाओ देझांग ने आगे पूछा, जियाओ लो, चूंकि आप जानते हैं कि यह कौन सी बीमारी है, आपको पता होना चाहिए कि इसका इलाज कैसे किया जाए, है ना? जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया। यह बुढ़ापे के कारण एक जटिलता है और जहां तक मुझे पता है इसका इलाज करने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन यह उसके जीवनकाल को प्रभावित नहीं करेगा। यह सिर्फ इतना है कि जब वह कुछ करने पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसके शरीर के कुछ हिस्से अनियंत्रित रूप से कांपेंगे, स्थिर रहने में असमर्थ होंगे। सभी ने राहत की सांस ली। जब तक यह जीवन के लिए खतरा नहीं था तब तक सब कुछ अच्छा था। जियाओ लो, ऐसा लगता है कि विश्वविद्यालय में आपके दिन व्यर्थ नहीं थे। आपको कई क्षेत्रों का ज्ञान है। हाँ, मैंने पहले इस पार्किंसंस रोग के बारे में नहीं सुना है। आपने आज मुझे कुछ नया सिखाया है। ऐसा लगता है कि हमें अभी भी अपने बच्चे को अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। यह सबके बाद काम आएगा। जियाओ क्योडोंग नाराज था और उसकी भयानक अभिव्यक्ति ने यह सब कहा। उन्होंने कभी विश्वविद्यालय में जगह नहीं बनाई और अपने करियर की तुलना जियाओ लो से करने का सहारा लिया, अपने सिद्धांत को साबित करने के इरादे से कि पढ़ाई ओवररेटेड थी। जैसा कि यह निकला, वह सिर्फ गलत साबित हुआ था और इससे उसे जियो लो से और भी नफरत हो गई थी। यह निश्चित है, लो एकमात्र व्यक्ति है जो हमारे गांव में विश्वविद्यालय गया था। उनकी योग्यता सर्वोच्च है, इसलिए निश्चित रूप से वह बहुत कुछ जानते हैं। जियाओ पिंग ने जियाओ लो की प्रशंसा करते हुए कहा। जियाओ क्योडोंग अब खुद को रोक नहीं सका और जियाओ पिंग के प्रति अपनी शत्रुता को निर्देशित किया। आप किस बकवास के बारे में बात कर रहे हैं? किसने कहा कि यदि कोई विश्वविद्यालय में भाग लेता है तो इसका मतलब होगा कि वह बहुत कुछ जानता है? विश्वविद्यालय के छात्र आजकल अतीत की तुलना में कुछ भी नहीं है। वे विश्वविद्यालय में अपने 4 वर्षों के दौरान कुछ भी नहीं सीख रहे हैं। वे डेटिंग में व्यस्त हैं, चारों ओर मूड बना रहे हैं और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। वैसे भी विश्वविद्यालय के स्नातक सिर्फ आलसी लोगों का एक समूह है। उन्होंने जियो पिंग पर उन टिप्पणियों को निर्देशित किया, लेकिन जियाओ लो की आलोचना करने का उनका इरादा भीड़ के लिए बहुत स्पष्ट था। डोंग डोंग, यह एक राय का बहुत मजबूत है ना? हाँ, जियाओ लो उस तरह का व्यक्ति नहीं हो सकता है, अन्यथा मिस जी उसे पसंद नहीं करती। अभी भी अधिक अध्ययन करना और अपने ज्ञान के क्षेत्र को चौड़ा करना बेहतर है। जियाओ पिंग ने जियाओ क्योडोंग को जवाब देने की हिम्मत नहीं की, लेकिन भीड़, हालांकि जियाओ क्योडोंग के प्रकोप को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। इसके अलावा लो गांव एक छोटा सा समुदाय था और हर कोई जियाओ पिंग की दुर्दशा के बारे में जानता था। वे अच्छी तरह से जानते थे कि जियाओ पिंग ने जियाओ क्योडोंग से पैसे उधार लिए थे और वे इस बात की सराहना नहीं करते थे कि जियाओ क्योडोंग ने जियाओ पिंग के प्रति कितनी अशिष्टता से काम किया था। किसी और के दुर्भाग्य का फायदा उठाना घृणित था। यह देखते हुए कि हर किसी ने कैसे प्रतिक्रिया दी, जियाओ क्योडोंग बुद्धिमानी से चुप रहे। लेकिन एक जरूरी समस्या थी जिससे उन्हें निपटना था। अब जब जियाओ क्वानरेन सीकोंग वेदी के लिए दोहे लिखने में असमर्थ था तो और कौन ऐसा कर सकता था? शियाओ देझांग ने भीड़ के सामने सवाल फेंका, लेकिन सभी ने केवल अपना सिर हिलाया। अधिकांश ग्रामीण किसान थे। वे किसी भी तरह के खेती के काम को तेजी से कर सकते थे, लेकिन कैलीग्राफी ब्रश संभालना उनसे परे था। यहाँ तक कि उन्होंने पेंसिल से जो पात्र लिखे वे चिकन पंजे द्वारा बनाए गए खरोंच के निशान की तरह लग रहे थे। पाठ्यपणी 1, 4 पुस्तकें, द ग्रेट लर्निंग, द डॉक्ट्रिन ऑफ द मीन, कन्फ्यूशियस एनालिक्स और द वर्क्स ऑफ मेंसियस, और 5 क्लासिक्स, द बुक ऑफ सॉन्ग्स, द बुक ऑफ हिस्ट्री, द बुक ऑफ चेंजेस, द बुक ऑफ राइट्स एंड द स्प्रिंग एंड ऑटम एनल्स। अध्याय 293, एक दोहा। हर नए साल की पूर्व संध्या पर सुलेख में लिखे गए एक नए दोहे के साथ सीकोंग वेदी को सजाने की प्रथा थी। हालांकि इस साल वाइज 1 जियाओ क्वानरेन बीमार हो गए थे और दोहे को लिखने में असमर्थ थे। उन्हें क्या करना चाहिए था? जियाओ देझांग ने अपनी भौहों को उलझन में बुना क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण रिवाज था और आने वाले वर्ष के लिए गांव के सौभाग्य को प्रभावित करेगा। मैंने सुना है कि चेन गांव का कोई व्यक्ति सुलेख में भी अच्छा है। उन्हें आमंत्रित क्यों नहीं किया जाता? एक ग्रामीण ने सुझाव दिया।
लेकिन किसी और ने तुरंत उनके प्रस्ताव का खंडन कर दिया। बेतुका, सीकोंग वेदी जियाओ परिवार से संबंधित है। अगर हम चेन के लोगों को हमारे लिए दोहा लिखने के लिए आमंत्रित करते हैं तो क्या हम खुद का मजाक नहीं उड़ाएंगे? हम ऐसा नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। बयान सही था और इसने सभी का समर्थन प्राप्त किया क्योंकि सीकोंग वेदी का जियाओ कबीले के लिए बहुत महत्व था। कई महत्वपूर्ण अवसरों पर अन्य उपनाम वाले लोगों को सीकांग मंदिर में पैर रखने की भी अनुमति नहीं थी। इसलिए वेदी के लिए दोहे लिखने वाले एक बाहरी व्यक्ति का सवाल ही नहीं उठता। क्यों न शहर में जाकर किसी को कंप्यूटर का उपयोग करके दोहे की एक प्रति मुद्रित करने के लिए कहा जाए, किसी और ने सुझाव दिया। जियाओ दिजान ने अपना सिर हिलाया और कहा, दोहे को आज रात 12 बजे से पहले उठाया जाना चाहिए। हमारे पास इसके लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। इसके अलावा पहले से ही बहुत देर हो चुकी है और शहर की सभी दुकानें बंद है। कौन सी दुकान खोलने और हमारे लिए ऐसा करने के लिए तैयार होगी? हम। इस दुर्दशा ने भीड़ को उदास मूड में डाल दिया और कई लोगों ने सोचा कि वे इस तरह की महत्वपूर्ण समस्या को कैसे हल कर पाएंगे। जियाओ दिजान ने पहले जो कहा था उसे याद करते हुए उन्हें सुलेख के अभ्यास को जारी रखने के महत्व का एहसास हुआ। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा के लिए उनके साथ नहीं रहेगा और जब समय आया तो वे अपनी सनक और पसंद के अनुसार सीकोंग वेदी पर परंपराओं को बदल नहीं सकते थे। चिंता मत करो, हर कोई, चूंकि जियाओ लो विश्वविद्यालय में रहा है, उसे पता होना चाहिए कि सब कुछ कैसे करना है और इसमें निश्चित रूप से सुलेख शामिल है। आइए उसे बुद्धिमान के स्थान पर एक दोहा लिखने के लिए कहें। यह समस्या को हल करेगा, है ना? जियाओ क्योडोंग ने कहा। जियाओ क्योडोंग एक प्रतिशोधी किस्म का था और उसका मकसद बस जियाओ लो को एक तंग जगह में डालना और खुद को सभी के सामने शर्मिंदा करना था। वह हर किसी को यह साबित करने के विचार से लगा हुआ था कि विश्वविद्यालय में भाग लेने के बारे में चिल्लाने के लिए कुछ भी नहीं था। यह उन्हें परेशान करता था कि भीड़ के पास जियाओ लो के बारे में कहने के लिए बहुत सारी अच्छी बातें थी और वह कितना जानकार था। अब उसे उन सभी को गलत साबित करने का मौका नजर आ रहा था। हाँ, हम जियाओ लो को कैसे भूल गए? भीड़ फिर से जीवित हो उठी, आशा की भावना से भर गई। वे अपनी आंखों में प्रत्याशा की एक नजर के साथ जियाओ लो की ओर मुड़ गए। जियाओ दिजांग ने जियाओ लो को संदिग्ध रूप से देखा और पूछा, जियाओ लो, क्या आप सुलेख कर सकते हैं? अंकल दिजांग, क्या आप जानबूझकर जियाओ लो का मजाक उड़ा रहे हैं? वह एक महिमामंडित विश्वविद्यालय स्नातक है जो हमारे गांव में सबसे शिक्षित व्यक्ति है। अगर वह सुलेख नहीं जानता है तो और कौन करता है? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शियाओ क्योडोंग ने जानबूझकर भीड़ के ऊपर अपनी आवाज उठाई और शियाओ लो को कंधे पर थपथपाया। मेरे भाई, इस तरह के क्षण में अपनी प्रतिभा को छिपाओ मत। कबीले को अब आपकी जरूरत है। जियाओ पिंग ने अपने दांतों को किरकिरा कर लिया, यह जानते हुए कि जियाओ क्योडोंग क्या कर रहा था। कब से विश्वविद्यालय के स्नातकों को सब कुछ करने में सक्षम ऑलराउंडर माना जाना था? क्या उसने शियाओ लो को बाहर नहीं बुलाया ताकि वह अपने कबीले के सामने खुद को शर्मिंदा करे? जियाओ पिंग ने जियाओ लो के लिए एक रास्ता खोजने की कोशिश की और कहा, जियाओ लो, यह ठीक है अगर आप सुलेख नहीं जानते हैं। बहुत कम लोग इन दिनों सुलेख जानते हैं, इसलिए यह शर्मिंदा होने की बात नहीं है। जियाओ क्योडोंग ने उसे घूरकर कहा, इससे तुम्हारा क्या मतलब है, जियाओ पिंग? क्या आपको लगता है कि मैं जियो लो को जानबूझकर शर्मिंदा कर रहा हूँ? क्या तुम नहीं हो? जियाओ पिंग घबराकर अपना जवाब बुदबुदाया, लेकिन जियाओ क्योडोंग ने सुना था कि उसने क्या कहा था। क्रोधित जियाओ क्योडोंग ने गरीब जियाओ पिंग पर व्यंग्य किया, यह किस तरह का रवैया है? क्या आप अभी भी पैसा चाहते हैं? मैं। उनका चुभने वाला बयान बेहद अपमानजनक था और जियाओ पिंग को जवाब देने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे। उन्होंने केवल अपना सिर उठाया और पीड़ा में जियाओ क्योडोंग को देखा। बूढ़े आदमी जियाओ क्वानरेंग को खांसी हुई। अरे वाह क्योडोंग, सीकोंग वेदी के सामने इस तरह बात मत करो। हम सभी परिवार की तरह है और अगर सीकोंग इसे ऊपर से देखता है तो वह बहुत नाखुश होगा, उन्होंने कहा। शियाओ दिजांग ने उनके सुर में सुर मिलाते हुए कहा, हाँ, कृपया अपने बीच के निजी मामलों को निजी तौर पर सुलझाएं। अभी हमें केवल दोहे के बारे में बात करनी चाहिए। उसने जियाओ लो को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और फिर से पूछा, जियाओ लो, क्या आप यह कर सकते हैं? मैं कोशिश करूंगा। जियाओ लो अपने चेहरे पर एक अजीब मुस्कान के साथ आगे बढ़े। जियाओ क्योडोंग नहीं किया गया था और अवमानना के स्वर में उन्होंने कहा, जियाओ लो, अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो खुद को मजबूर न करें, मैंने केवल अभी बेतरतीब ढंग से बात की है। इसे भूल जाओ, अगर आप सुलेख नहीं कर सकते हैं तो कोई भी आपका मजाक नहीं उड़ाएगा। सीकोंग वेदी कबीले के लिए पवित्र है और दोहे को ठीक से लिखा जाना चाहिए। यदि यह मुड़ा हुआ और टेढ़ा होकर निकलता है जैसे कि इसे कुत्ते ने काट लिया है तो यह वेदी पर बिल्कुल नहीं जाएगा। जैसे ही उसने ऐसा कहा, हर कोई घृणा से उसे घूरने लगा। उन्होंने उसमें एक नीच घृणित कीट देखा जो एक कष्टप्रद घरेलू मक्खी से ज्यादा कुछ नहीं था। जियाओ लो ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया जैसे कि वह अस्तित्व में नहीं था। फिर उसने ब्रश उठाया और इसे स्याही में डुबोना शुरू कर दिया। ब्रश को जियाओ लो के हाथ में अजीब और अपरिचित महसूस हुआ क्योंकि उसने ब्रश को स्याही में डुबोते समय एक अजीब मुद्रा ग्रहण की और इसने जियाओ क्योडोंग को कोई अंत नहीं दिया। कियाओ क्वानरेन जैसे प्रशिक्षित सुलेखकार कला के हर पहलू के बारे में विशेष थे। यह सब उस लालित्य और अनुग्रह के बारे में था जिसके साथ कोई ब्रश पकड़ता था, जिसने सुलेखक को एक विशिष्ट प्रभाव दिया। जियाओ लो ने इसे कैसे पकड़ा, इस पर एक नजर किसी भी दर्शक को यह बताने के लिए पर्याप्त थी कि वह एक नौसिखिया था। बूढ़ा आदमी जियाओ क्वानरेन उसे बगल में देख रहा था और उसके विचारों में संदेह पैदा होने के कारण वह खुद को रोक नहीं सका। मुझे लगता है कि जियाओ लो केवल खुद को मजबूर कर रहा है। जियाओ दिजांग भी चिंतित था और पूछा, जियाओ लो, क्या आप वास्तव में इसके लिए तैयार हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जियाओ लो ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उन्होंने सोचा कि क्या लिखना है और साथ ही उन्होंने सुलेख कौशल के बदले में 500 अंक खर्च किए। अचानक उसके हाथ में ब्रश उसे स्वाभाविक लगा, जैसे कि यह उसके शरीर का एक हिस्सा बन गया और कई पात्र और वाक्यांश उसके दिमाग में कौंध गए। वह जियाओ क्योडोंग में वापस आने के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा था। इसके विपरीत वह सिर्फ यह सुनिश्चित करना चाहता था कि सीकोंग वेदी की परंपराएं जारी रह सकें और इस तरह समुदाय के लिए कुछ योगदान दे। जियाओ लो ने ब्रश को कागज पर रखा और पहला चरित्र लिखा, जू। हम्मा, क्या यह अर्धकर्सिव स्क्रिप्ट है? यह विशिष्ट अर्धकर्सिव स्क्रिप्ट नहीं है, शायद इसकी मानक स्क्रिप्ट, लेकिन यह अभी भी पारंपरिक मानक स्क्रिप्ट से अलग दिखता है। जियाओ क्वानरेन ने खुद से बुदबुदाया क्योंकि उसकी आंखें चमक रही थी। जाहिर है कि ये कोई साधारण पात्र नहीं थे।
जियाओ क्योडोंग, जिनके चेहरे पर पहले एक स्मग लुक था, अचानक अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ जम गए। यह बच्चा वास्तव में सुलेख में लिख सकता है। जी सीन थोड़ा चिंतित दिखाई दिया, अपनी छोटी डायरी में फिर से एक और प्रविष्टि जोड़ने की आवश्यकता महसूस कर रहा था। जियाओ लो पूरी तरह से कार्य में लीन था क्योंकि उसके हाथ में ब्रश एक सांप की तरह चारों ओर घूम रहा था। उनके नौसिखिए के आचरण को एक सुलेख मास्टर के गरिमापूर्ण असर से बदल दिया गया था। उन्होंने पूरे दोहे को बिना किसी विराम के साफ और सुरुचिपूर्ण स्ट्रोक में लिखा। पहली पंक्ति, हमारे पूर्वजों का पुण्य सूर्य और चंद्रमा के वैभव में रहता है। दूसरी पंक्ति, हमारे कबीले के गुण भूमि और नदियों में चमकते हैं। उन्होंने अपना ब्रश रखा और उनके काम की प्रशंसा की, जबकि उनके आसपास के ग्रामीण जो कुछ भी देखते थे उससे मंत्रमुग्ध हो गए। वे नहीं जानते थे कि सुलेख का वास्तव में क्या मतलब है, लेकिन उन्होंने इसकी सुंदरता और महिमा पर विस्मय की गहरी भावना महसूस की। जियाओ क्वानरे ने जियाओ लो को देखा और उसकी पुरानी चमकदार आंखें प्रशंसा से भर गई। वह बहुत खुश हुआ और कहा, एक बहुत अच्छी तरह से लिखा गया दोहा, सूर्य, चंद्रमा, भूमि और नदियां, यह कितना राजसी है। और आपके लेखन की शैली बहते पानी की तरह चिकनी फिर भी जोश और अनुग्रह से भरी हुई है। इतनी कम उम्र में कला में इतना निपुण होना, बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं, हा हा हा। जियाओ क्वानरे न केवल गांव के शमन थे बल्कि एक कुशल विद्वान भी थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी टिप्पणियों ने इसके साथ कुछ अधिकार भी ले लिया। आप बिना किसी संदेह के हैं, एक विश्वविद्यालय स्नातक जियाओ लो। प्रभावशाली काम, शानदार सुलेख। बेटा, तुम्हें बड़े होने पर अंकल जियाओ लो के समान विश्वविद्यालय में भर्ती होने की आवश्यकता है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं? हर कोई जियाओ लो की प्रशंसा से भरा था। उनके उत्कृष्ट प्रयास ने उन्हें बुद्धिमान से प्रशंसा अर्जित की और इस तरह की प्रशंसा ने सचमुच उन्हें ग्रामीणों के बीच एक अर्धदेवता का दर्जा दिया। जियाओ क्योडोंग एक खेदजनक दृश्य देख रहा था, उसकी योजना गड़बड़ हो गई और पूरी भीड़ उसके खिलाफ हो गई। उन्हें नहीं पता था कि इस साल क्या गलत हुआ, उन्हें हर मोड़ पर जियो लो ने पछाड़ दिया। वह पिछले कई वर्षों से कैसे चूक गए जब वह था जिसने जियो लो को पूरी तरह से पछाड़ दिया था। बुद्धिमान, क्या इस दोहे को वेदी से जोड़ा जा सकता है? जियाओ दिजांग ने पूछा। जियाओ क्वानरे ने दोहे को ऐसे देखा जैसे कोई कीमती अवशेष की प्रशंसा कर रहा हो और उसके चेहरे पर सराहनीय मुस्कान ने यह सब कह दिया। अगर यह दोहा हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है तो अतीत में मैंने जो दोहे लिखे थे वे और भी कम योग्य होंगे। अध्याय 294, एक चाय के कप में तूफान। जब भीड़ ने जियाओ क्वानरे की टिप्पणियों को सुना तो वे चौंक गए। बुद्धिमान का क्या अर्थ था? क्या वह कह रहा था कि जियाओ लो ने जो दोहा लिखा था वह उसके अपने से भी बेहतर था? बुद्धिमान व्यक्ति किंग राजवंश के समय से एक विद्वान था और इससे भी अधिक उसने अपना अधिकांश जीवन सुलेख का अभ्यास करने में बिताया था। जियाओ लो 20 से ऊपर सिर्फ एक छाया थी, इसलिए सुलेख में उनका कौशल संभवतः बेहतर कैसे हो सकता है? तुम मुझे खुश करते हो, बुद्धिमान व्यक्ति, जियाओ लो ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने कहा, न तो घमंडी और न ही विनम्र, न ही दम्भी और न ही उतावलापन। जियाओ लो, एक महान भविष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। बूढ़े आदमी जियाओ क्वानरे ने जियाओ लो के हाथों को कसकर पकड़ लिया, जिससे उसे काफी प्रशंसा मिली। बुद्धिमान व्यक्ति सही है। जियाओ लो भविष्य में महान उपलब्धियां हासिल करने के लिए बाध्य है। उन्होंने कहा, ऐसा कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर को धार देने से जलाओ लकड़ी काटने का काम नहीं रुकेगा। विश्वविद्यालय में जियाओ लो के कुछ वर्षों ने उन्हें पूरी तरह से अलग स्वभाव दिया है। हाँ, सचमुच। यही कारण है कि मिस जी ने जियाओ लो को पसंद किया। हर किसी ने जियाओ लो की जमकर तारीफ की। यह जियाओ क्योडोंग के साथ अच्छा नहीं लगा, जो भीड़ में चुपचाप खड़ा था, अपने दांतों को किरकिरा कर रहा था और गुस्से में हिल रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी श्रेष्ठता की भावना टूट गई है और उन्होंने लो गांव में सबसे उत्कृष्ट युवा के रूप में अपनी स्थिति खो दी है। सारी महिमा और लाइमलाइट अब जियाओ लो में स्थानांतरित हो गई थी। उसने जो भी प्रशंसा सुनी उसने धीरे धीरे अपना दिमाग खो दिया और एक द्वेषपूर्ण आवाज में उसने कहा, वह सिर्फ एक जिगोलो है जिसने किसी अमीर महिला के कारण अपनी स्थिति प्राप्त की। क्या वह तुम्हारी उच्च प्रशंसा के योग्य है? यह सरासर हताशा के क्षण में था कि उन्होंने ये शब्द कहे, लेकिन उन्होंने यह ठीक तब कहा जब भीड़ चुप हो गई और इसलिए यह सीकोंग वेदी पर इकट्ठा सभी लोगों के लिए सुनाई दे रहा था। जैसे ही उन्होंने सुना वे मुड़ गए और उसे घूरने लगे। बूढ़े आदमी जियाओ क्वानरे की अभिव्यक्ति बदल गई और वह नाराज था। क्योडोंग, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? उसने कहा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भीड़ से असंतोष और आलोचना की सुगबुगाहट सुनी जा सकती थी। उस पर सभी की निगाहें थी। जियाओ क्योडोंग ने गर्मी महसूस की और एक पल के लिए घबरा गया, लेकिन उसने जल्दी से अपना संयम हासिल कर लिया, यह देखते हुए कि जो कहा था वह पहले से ही बोला गया था, डर का समय बीत चुका था। इसके बजाय उसने अपनी छाती को फुलाया, अपनी ठोड़ी को आत्मविश्वास से ऊपर रखा और कहा, बुद्धिमान, मैं सच कह रहा हूँ। जियाओ लो सिर्फ एक सैलरीमैन है जो हर साल केवल $80,000 कमाता है। उस आय के साथ यहाँ तक कि बैंक में $50,000 तक बचाने में सक्षम होना पहले से ही अच्छा माना जाता है। उसे स्नातक हुए 4 साल हो गए हैं, है ना? अपने जीवन के इस मोड़ पर एक वर्ष में केवल $50,000 बचाने में सक्षम होने के लिए दिखावा करने और गर्व करने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर जी सीन को इशारा करते हुए उन्होंने कहा, केवल एक चीज जो वह अब दिखा सकता है वह उसकी प्रेमिका मिस जी है। लेकिन मिस जी के लिए मेरे पास आपके लिए एक सलाह है। आपके द्वारा पढ़ी गई परियों की कहानियां वास्तविकता में कभी नहीं होंगी। आप प्यार में विश्वास कर सकते हैं, लेकिन आपके परिवार के बारे में क्या? क्या वे आपको जियाओ लो जैसे गरीब बच्चे से शादी करने की अनुमति देंगे जो एक औसत दर्जे के परिवार से पैदा हुआ था और जो एक घर और एक कार भी नहीं खरीद सकता है? इसका उत्तर निश्चित रूप से है नहीं। मुझे यकीन है कि आप दोनों जल्द या बाद में ब्रेकअप कर लेंगे। शादी केवल मेल खाने वाले सामाजिक स्थिति वाले लोगों के बीच हो सकती है, लेकिन आपके पास जो है वह है। बहुत हो गया। भीड़ के भीतर से एक तेज आवाज गरजी, जिससे जियाओ क्योडोंग को अचानक रोकना पड़ा। जियाओ क्योडोंग ने अपना सिर घुमाया और उसने देखा कि यह जियाओ पिंग से आया था। जियाओ क्योडोंग एक बार में हैरान, संदिग्ध और गुस्से में था। उसने जियाओ पिंग को ठंड से देखा और चिल्लाया, जियाओ पिंग, आपके पास रात के खाने के लिए क्या था? विस्फोटक। जियाओ क्योडोंग, आप क्या कह रहे हैं? हम तीनों बचपन से दोस्त हैं। हम कीचड़ में खेलते थे, बुद्धिमान की लोकाट चुराते थे और यहाँ तक कि एक साथ नदी में तैरते हुए भी बाहर निकलते थे। लो अब एक महान जीवन जी रहा है और मैं वास्तव में उसके लिए खुश हूँ, लेकिन आप क्यों नहीं हैं? अब आप क्या कह रहे हैं?
क्या आप लो को आपसे बेहतर करते हुए नहीं देख सकते? क्या आप केवल तभी खुश हैं जब लो हर एक चीज में आपसे कम है? जियाओ क्यूडोंग, क्या आपको मानसिक समस्या है या क्या? जियाओ पिंग ने उसे जोर से फटकार लगाई, उसकी हरकतों को अब और बर्दाश्त करने में असमर्थ। शियाओ क्यूडोंग ने इस बार सीमा पार कर ली थी। मुझे मानसिक समस्या है? हो। जियाओ क्यूडोंग ने मजाक किया, क्या मैंने जो कहा वह सच नहीं है? अगर उसने एक अमीर लड़की पर अपना हाथ नहीं डाला होता तो वह सिर्फ एक तमाशा से ज्यादा कुछ नहीं होता। जियाओ क्यूडोंग, आपको क्या हो गया है? यह पागलपन क्या है जो आप सीकोंग वेदी के सामने दिखा रहे हैं? जियाओ दिजांग चिल्लाया, स्पष्ट रूप से जियाओ क्यूडोंग में गुस्सा और निराश। अंकल दिजांग, मैं पागल नहीं हूँ, मैं सिर्फ तथ्यों को पेश कर रहा हूँ। हर कोई क्यों सोचता है कि मैं पागल हूँ? ठीक है, इसलिए जियाओ लो सुलेख लिख सकता है, वह अच्छा दिख रहा है और उसने एक अमीर लड़की की नजर पकड़ ली है, लेकिन ये एक तरफ वह कुछ भी नहीं है। एक विश्वविद्यालय से स्नातक होने का मतलब है कि वह केवल एक वेतनभोगी हो सकता है। मैंने विश्वविद्यालय में भाग नहीं लिया, लेकिन मेरे पास एक घर, एक कार है, एक पत्नी है और जियाओ लो के पास सब कुछ नहीं है। मेरी तुलना में उसे किस पर गर्व होना चाहिए और वह क्या दिखावा कर सकता है? जियाओ क्यूडोंग ने पूरी तरह से अपना दिमाग खो दिया था, आश्वस्त था कि वह पागल नहीं था, लेकिन बाकी सभी थे। जहां तक उसका सवाल था, जियाओ लो सिर्फ कचरा था जो एक अमीर लड़की को लुभाने में कामयाब रहा था, तो क्या वह सभी प्रशंसा के योग्य था? किसी ने इसके बजाय उनकी सफलता और उत्कृष्टता को क्यों नहीं देखा? उनके मन में यहाँ के लोग सिर्फ मूर्खों का झुंड थे। उन्होंने जियाओ पिंग उन्माद की ओर इशारा किया और कहा, मैं आपको अब 120 ग्रैंड उधार नहीं दे रहा हूँ। आप जो चाहे करें। यहाँ तक कि अगर लोन शार्क आपका हाथ काट देती है तो इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। आप जैसे कचरा जो व्यवसाय करने में विफल रहे, इसके हकदार है। अगर मैं तुम होता तो मेरे पास नए साल के लिए वापस आने का चेहरा भी नहीं होता। तुम। जियाओ पिंग को अपमानित किया गया था और उसका पूरा शरीर गुस्से में कांप रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ क्यूडोंग, आप कितने भयानक दोस्त हैं। उन्होंने कहा, हर किसी के अपने उतार चढ़ाव होते हैं। जियाओ पिंग हमारे अपने में से एक है, लेकिन जब आप ऐसा कर सकते हैं तो आप उसकी मदद करने से इनकार करते हैं। क्या आप सीकों से प्रतिशोध से डरते नहीं हैं? कितना अहंकारी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, हमारे परिवार में कोई भी आपके लिए खुश नहीं होगा। भीड़ ने उसकी निंदा की। जियाओ क्यूडोंग अड़िग था और उसने जवाब दिया, पैसा उधार देना भावना पर निर्भर करता है, यह कब से एक कर्तव्य है। जैसा कि आप सभी बहुत गर्म दिल वाले हैं, मेरा सुझाव है कि आप आपस में $120,000 इकट्ठा करें और इसे जियाओ पिंग को उधार दें। उनकी असंवेदनशील टिप्पणी ने सभी को चुप करा दिया। जियाओ दिजांग ने सिर हिलाते हुए आह भरी और कहा, क्यूडोंग, तुम ऐसे क्यों हो गए हो? मैंने थोड़ा भी बदलाव नहीं किया। मैं अभी भी मैं हूँ। जियाओ क्यूडोंग ने जियाओ पिंग को देखा और कहा, जब आप पैसे उधार लेते हैं तो आपके पास किसी ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति और रवैया होना चाहिए जो पैसे उधार ले रहा है। आपको मेरी मदद की जरूरत है और फिर भी आपके पास उस तरह से मुझसे बात करने के लिए गाल है। उस स्थिति में मुझे आपकी मदद क्यों करनी चाहिए? तुम इतने ऊंचे और पराक्रमी आचरण कर रहे हो तब भी जब तुम्हें मुझसे पैसे उधार लेने पड़ते हो। जब तक आप मुझे वापस भुगतान करते हैं तब तक क्या मुझे आपके साथ एक राजकुमार की तरह व्यवहार करना चाहिए या क्या? जियाओ पिंग को अपमानित किया गया था और उसने शर्म स्वीकार कर ली, लेकिन अंदर से वह तबाह हो गया था। अपने गांव लौटने के बाद भी उन्हें अभी भी अपने बचपन के दोस्त और कबीले द्वारा रौंदे जाने का सामना करना पड़ा और विनम्र पाई खाना पड़ा। अब वह जो सामना कर रहा था वह उससे भी बदतर महसूस कर रहा था जो उसने वहां अनुभव किया था। पिंग, मैं तुम्हें पैसे उधार दूंगा, जियाओ लो ने आगे बढ़ते हुए कहा। उसके फीके शब्दों को सुनकर जियो पिंग की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। मुझे अपना बैंक खाता नंबर दें और मैं अभी आपको पैसे हस्तांतरित कर दूंगा। जब उनके दादा ने उन्हें चाची ताओक्स्यू के परिवार की मदद करने के लिए कहा था तो उन्होंने पहले से ही योजना बनाई थी, लेकिन मौका खुद को पेश नहीं किया। इसके अलावा जियाओ पिंग ने उनसे संपर्क नहीं किया था, लेकिन इसके बजाय मदद के लिए जियाओ क्यूडोंग गए थे। चूंकि जियाओ क्यूडोंग उसे पैसे उधार देने के लिए तैयार था, इसलिए वह जियाओ पिंग को जियाओ क्यूडोंग से मदद स्वीकार नहीं करने के लिए नहीं कह सकता था। लेकिन चीजें अब अलग थी और वह जियाओ पिंग को मदद देने के लिए दृढ़ था। लो, तुम। जियाओ पिंग एक जियाओ लो लग रहा था, फिर जी सीन को देखा। जियाओ पिंग विवादित था क्योंकि आखिरी चीज जो वह चाहता था वह जियाओ लो पर बोझ डालना था। यदि जियाओ लो का करियर जियाओ क्यूडोंग की तरह था तो उन्होंने निस्संदेह उनसे पैसा उधार लिया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। जियो क्यूडोंग ने जो कहा था उसे सुनकर जियाओ लो प्रति वर्ष केवल $50,000 बचा सकता था, अधिक से अधिक। वह जियाओ लो से $120,000 उधार लेने के लिए खुद को नहीं ला सका और उसे जी सीन की भावनाओं का विचार करना पड़ा। अगर जियाओ लो उसे जी सीन के पैसे उधार लेते हैं तो क्या इससे उसके लिए जी परिवार का सामना करना और मुश्किल नहीं हो जाएगा? अध्याय 295। आपने इसके लिए पूछा, जियाओ क्यूडोंग। जियाओ लो अनुमान लगा सकता था कि जियाओ पिंग को क्या चिंता थी और शांति से मुस्कुराते हुए उसने कहा, आराम करो, यह मेरा अपना पैसा है। मुझे अपना अकाउंट नंबर दे दो। यद्यपि लो गांव एक दूरस्थ क्षेत्र में था, फिर भी इसमें 3G सिग्नल कवरेज था और इस प्रकार ऑनलाइन बैंक हस्तांतरण करना कोई मुद्दा नहीं था। यह शियाओ पिंग हिचकिचाए, फिर उन्होंने अपनी जेब में बैंक कार्ड निकाला। जैसा कि उसने आज जियाओ क्यूडोंग से पैसे उधार लेने की योजना बनाई थी, वह अपना बैंक कार्ड साथ लाया था। आखिरकार 120,000 किसी भी तरह से एक छोटी राशि नहीं थी और वह नकदी के रूप में पैसा प्राप्त नहीं कर सकता था, इसलिए इसे बैंक हस्तांतरण होना था। शियाओ लो ने जियाओ पिंग के बैंक खाता नंबर और नाम को दर्ज करते हुए मुस्कुराया और फंड ट्रांसफर पूरा किया। जियाओ पिंग ने अपने बैंक कार्ड के लिए अपना लेनदेन अलर्ट सक्रिय किया था, इसलिए जब $120,000 उसके खाते में स्थानांतरित किए गए थे तो उसे तुरंत अपने सेल फोन पर एक संदेश मिला। टेक्स्ट मैसेज में दिखाई देने वाली राशि को देखकर उसकी आंखें थोड़ी आंसू हो गई और उसने सूंघने लगा, लो, क्या तुमने मुझे वह पैसा उधार दिया है जो आपको मिस जी से शादी करने की आवश्यकता है? अगर ऐसा है तो मैं। आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं, पिंग। मेरे पास अभी भी इसके लिए पर्याप्त से अधिक है। जियाओ लो ने हल्की मुस्कान के साथ कटौती की और वह आखिरकार निश्चित रूप से जानता था कि जियाओ पिंग ने उसके पास नहीं आने का फैसला क्यों किया। सबसे पहले जियाओ पिंग ने सोचा होगा कि वह जियाओ क्यूडोंग जितना पैसा नहीं कमा रहा था, और दूसरी बात कि उसने अभी तक शादी नहीं की थी और गांव में एक शादी में कम से कम 150,000 खर्च होंगे।
जियाओ पिंग ने स्पष्ट रूप से इन दो मामलों पर विचार किया था इससे पहले कि उन्होंने उनसे पैसे उधार नहीं लेने का फैसला किया। क्या आपको यकीन है कि आप मुझसे झूठ नहीं बोल रहे हैं? जियाओ पिंग थोड़ा संकोच कर रहा था क्योंकि उसे डर था कि जियाओ लो केवल अपराध की किसी भी भावना को दूर करने के लिए उससे झूठ बोल रहा था। वह झूठ नहीं बोल रहा है। जी सीन ने जियाओ लो के बगल में कदम रखा और एक कोमल आवाज में उसने कहा, पैसे ले लो और अपना कर्ज चुकाओ, यह ठीक है। यह इस क्षण था कि जियाओ पिंग ने आखिरकार आराम महसूस किया। उसने लगातार सिर हिलाया और उन दोनों को धन्यवाद दिया। लो, धन्यवाद, और आपको भी, मिस जी। मैं एक आईओयू लिखूंगा। नहीं। जियाओ लो ने उसे एक साधारण शब्द के साथ रोक दिया। उन्होंने अपने कंधे को थपथपाया और कहा, यह हमारे बीच आवश्यक नहीं है। हाँ जियाओ पिंग, चूंकि जियाओ लो ने पहले ही ऐसा कहा है इसलिए आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा हम में से बहुत से यहाँ गवाह के रूप में हैं। जियाओ लो को आपके द्वारा भुगतान नहीं करने से क्यों डरना चाहिए? शियाओ दिजांग दिल खोलकर हंसे। यह सुनकर हर कोई हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। लो, मेरे अच्छे बूढ़े भाई। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शियाओ पिंग और शियाओ लो ने एक दूसरे को भाई जैसा आलिंगन दिया। सीकांग वेदी के सामने इकट्ठा हुई भीड़ खुश थी और उन्होंने एक गर्म सामान्य वातावरण में साझा किया। जियाओ क्योडोंग के अलावा हर कोई यही है। किसी ने भी उसके लिए कोई चिंता नहीं दिखाई, न ही किसी ने उसकी ओर देखा। ऐसा लगता था जैसे वह अस्तित्व में ही नहीं था। उसका चेहरा लाल हो गया और वह इंसान से कम महसूस कर रहा था, जैसे कि वह वहां का था ही नहीं। जैसे ही वह वहां खड़ा था, हर किसी की खुशी और हंसी को देखना उसके लिए मजाक की तरह लग रहा था। जियाओ लो, आप हमेशा मेरे खिलाफ क्यों हैं? अपमानित होकर वह एक क्रोध में उड़ गया, एक गहरी घृणा के साथ भस्म हो गया। चेतावनी के बिना उसने प्रवेश द्वार पर झुके हुए एक जंगली क्लब को उठाया और उसे सीधे जियाओ लो की खोपड़ी पर पटक दिया। सुप्रशिक्षित लकड़ी का क्लब जियाओ लो के सिर के शीर्ष पर मारा गया, तुरंत अलग हो गया। जियाओ क्योडोंग ने अपनी पूरी ताकत के साथ अपना सारा गुस्सा निकालते हुए प्रहार किया। अरे नहीं! वे दो शब्द जी सीन के दिमाग में कौंध गए और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। जियाओ लो किस तरह का व्यक्ति था, यह उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता था। वह एक जंगली जानवर था और क्लब के साथ यह हमला निश्चित रूप से उसके अंदर सबसे खराब को बाहर लाएगा। सीकांग वेदी पर मौजूद भीड़ इस दृश्य को देखते हुए भयभीत हो गई। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि जियाओ क्योडोंग जियाओ लो को एक क्लब से मार देगा, और इससे भी अधिक उसकी खोपड़ी पर। आप क्या कर रहे हैं, जियाओ क्योडोंग? शियाओ पिंग सदमे से बाहर निकलने वाले पहले व्यक्ति थे क्योंकि उन्होंने जल्दी से जियो क्योडोंग को दूर धकेल दिया और जियो लो की जांच करने के लिए चले गए। लो, क्या तुम ठीक हो? शियाओ दिजांग और शियाओ क्वानरेन परेशान दिख रहे थे। दोनों शियाओ लो की हालत के बारे में बहुत चिंतित थे। जियाओ दिजांग ने जियाओ क्योडोंग की ओर इशारा किया और चिल्लाया, उसे पकड़ो, कहीं ऐसा न हो कि वह फिर से पागल हो जाए और किसी और को नुकसान पहुंचाए। यह सुनकर पास खड़े 4 से 5 मजबूत दिखने वाले पुरुषों ने उस पर छलांग लगाई और उसे दीवार से मजबूती से पकड़ लिया। जब उन्होंने ऐसा किया तो जियाओ क्योडोंग उन्मादी ने हंसते हुए कहा जैसे कि वह पागल हो गया था। यह पागल, उसे पुलिस स्टेशन ले आओ, जियाओ दिजांग ने गुस्से में कहा। खड़े रहो। शियाओ लो ने उन्हें रोक दिया। जियाओ लो। जैसे ही भीड़ ने देखा, जियाओ लो अशुभ रूप से आगे बढ़े और जियाओ क्योडोंग के सामने खड़े हो गए। क्या वह अपने दांतों को प्रकट करने वाला है? जी सीन ने महसूस किया कि उसका दिल एक पल के लिए रुक गया है। वह जियाओ लो के शरीर से निकलने वाले क्रोध को महसूस कर सकती थी। अगरबत्ती की लपटों से आ रही गर्मी के कारण वेदी क्षेत्र गर्म होने के बावजूद उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। जियाओ क्योडोंग, कृपया मुझे एक स्पष्टीकरण दे, जियाओ लो ने जियाओ क्योडोंग की ओर देखते हुए कहा। यह उनकी उम्मीदों से परे था कि जियाओ क्योडोंग उन पर शारीरिक रूप से हावी हो जाएगा। वह अधिक सतर्क नहीं होने और खोपड़ी पर प्रहार करने के लिए खुद से निराश महसूस करता था, लेकिन उसकी आंतरिक शक्ति उसके शरीर की रक्षा करती थी। वह हमला एक खुजली से ज्यादा कुछ नहीं था और उसे कोई दर्द नहीं हुआ। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन समझाओ, शियाओ क्योडोंग ने कहा। उसका चेहरा एक भयानक अभिव्यक्ति के साथ दूषित हो गया। मुझे बस कचरे के सतही टुकड़े को सूंघने जैसा महसूस हुआ, जैसे आप एक अच्छी जिंदगी के लिए एक अमीर लड़की पर लटक रहे हैं। यह मेरा स्पष्टीकरण है। यह पसंद नहीं है, फिर मुझे काट लो। वह तर्क करने की अपनी क्षमता पूरी तरह से खो चुका था। वह बेहद अपमानित महसूस कर रहा था और उसने यह सब जियाओ लो पर दोषी ठहराया। जियाओ क्योडोंग, मुझे लगता है कि तुम पागल हो गए हो। जियाओ पिंग ने आगे बढ़कर उसे डांटा। भले ही मैं पागल हो गया हूँ, आप वही हैं जिन्होंने मुझे पागलपन में मजबूर किया है। जियाओ लो सिर्फ एक बेकार तमाशा है। आप लोग उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं जैसे वह कुछ प्रतिभाशाली है? आपको $120,000 उधार देने में सक्षम होने के नाते अगर यह उस अमीर लड़की का पैसा नहीं है तो यह किसका पैसा हो सकता है? अगर एक शापित वेतनभोगी के पास इतना पैसा हो सकता है तो मैं अपना सिर काट दूंगा और आप सभी इसे गेंद की तरह चारों ओर फेंक सकते हैं। जियाओ क्योडोंग ने कहा। बूढ़े आदमी जियाओ क्वानरेन ने चुपचाप अपना सिर हिलाया और आ भरी। ईर्ष्या का दिल मौजूद नहीं होना चाहिए। अस्तित्व में रहने के लिए ईर्ष्या का दिल नहीं होना चाहिए। ईर्ष्या? बुद्धिमान, मुझे लगता है कि आप बूढ़े हैं और भ्रमित भी है। मैं जियाओ क्योडोंग जियाओ लो से ईर्ष्या करता हूँ? PFFT, क्या मजाक है? जियाओ क्योडोंग ने जोर से हंसते हुए जवाब दिया। अचानक जियाओ लो उसके साथ हंसे और यह एक भयानक डरावनी हंसी थी। फिर उसने जियाओ क्योडोंग को नीचे रखने वाले पुरुषों में से एक से आधे टूटे हुए लकड़ी के क्लब को पकड़ लिया। जियाओ क्योडोंग कर्कश किया और उसके चेहरे पर मुस्कान अचानक जम गई। भीड़ हैरान रह गई। क्या जियाओ लो उसे वापस मारने जा रहा है? लो विलेज के सचिव के रूप में जियाओ दिजांग सिर्फ एक तरफ खड़े नहीं हो सकते थे और लड़ाई को बढ़ते हुए नहीं देख सकते थे। वह जल्दी से चिल्लाया, जियाओ लो, अपने आप को पकड़ो। शियाओ दिजांग के समर्थन और शियाओ लो के शांत स्वभाव के बारे में पता होने के साथ जियाओ क्योडोंग ने जियाओ लो को परेशान करना जारी रखा। अपना काम बंद करो। तुम मुझे मारने की हिम्मत नहीं करोगे। अगर तुम में 10 गुना हिम्मत है तब भी तुम ऐसा ही करोगे। उसकी आवाज अचानक बंद हो गई। जियाओ लो के हाथ में लकड़ी का क्लब उसकी खोपड़ी के पार टूट गया। कापोव। आधा टूटा हुआ लकड़ी का क्लब टुकड़ों में बिखर गया और सभी दिशाओं में उड़ गया। जियाओ क्योडोंग ने महसूस किया कि उसका सिर घूम रहा है और गर्म रक्त की एक धारा उसके चेहरे पर प्रचुर मात्रा में बह रही है।
जब उसे पकड़ने वाले लोगों ने उसे खून बहते देखा तो उन्होंने अनजाने में उसे छोड़ दिया और पीछे हट गए। उनके समर्थन के बिना जियाओ क्यूडोंग जियाओ लो के सामने अपने घुटनों पर गिर गया। उसका शरीर सीधा था और उसका सिर झुका हुआ था। वह जो पहले से ही जियाओ लो से छोटा था और फर्श पर घुटने टेकने से अब उसे और भी अधिक लग रहा था। उसने अविश्वास की दृष्टि से अपना सिर उठाया क्योंकि वह आतंक में जियाओ लो को देख रहा था। तुम मैं 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 क्या? जियाओ लो ने उसे घूरते हुए कहा। हान शांग ने एक बार शीदे से पूछा, दुनिया में कुछ लोग मुझे बदनाम करते हैं, मुझे धमकाते हैं, मेरा अपमान करते हैं, मुझ पर हंसते हैं, मुझे नीचा दिखाते हैं, मुझसे नफरत करते हैं और मुझे धोखा देते हैं। मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए? उसे मेरा जवाब होगा कि उसे मार डालो। जैसे ही उनके शब्द समाप्त हुए उन्होंने अपना पैर हवा में फेंक दिया और जियाओ क्यूडोंग के चेहरे पर लात मारी। भीड़ लगभग तेज हवा को सुन सकती थी और किक के तेज बल को महसूस कर सकती थी। अरे वाह! किक ने शियाओ क्यूडोंग को सीकोंग मंदिर से बाहर उड़ान भरने के लिए भेज दिया, जो बाहर कठोर जमीन पर गिरने से पहले दर्द से चीख रहा था। अध्याय 296 5 बच्चों के भाई मुसीबत की तलाश में। एक अंधे झटके में जियाओ क्यूडोंग को एक तेज दर्द महसूस हुआ जब जियाओ लो की किक उसके चेहरे पर लगी, जो उसके माथे के नीचे लगी। यह तुरंत खतरनाक रूप से बढ़ गया, जिससे उसकी नाक और मुंह लाल हो गया क्योंकि वह बहुत खून बह रहा था। उसके खून से लथपथ मुंह से एक दांत स्पष्ट रूप से उड़ गया और अगले पल में जियाओ क्यूडोंग जमीन पर पड़ा था, दर्द से करा रहा था। दर्द असहनीय था और उसने थोड़ी देर के लिए फुसफुसाना बंद नहीं किया। हाफना। सीकांग वेदी पर इकट्ठा हुए सभी लोगों ने शियाओ लो की आक्रामकता की क्रूरता को देखकर चकित होकर तेजी से सांस ली। इस भयावह दृश्य को देखने वाले कई बच्चे एक मूक सदमे में गिर गए। जियाओ लो बर्फ की तरह ठंडे चेहरे के साथ भीड़ को देखने के लिए मुड़ा, फिर सीकोंग वेदी छोड़ने के लिए दूर चला गया। अगर वह शांत रहने में सक्षम होते तो कुछ नहीं होता, लेकिन वह जियाओ क्यूडोंग के हमले से क्रोधित था, जिसे अंततः जियाओ लो के गुस्से को शांत करने के लिए खून में कीमत चुकानी पड़ी। जैसे ही जियाओ लो जा रहा था, 9 लोग मंदिर के पास पहुंचे। 5 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष थे और अन्य 4 अमित्र दिखने वाले युवा पुरुष थे। वे दंग रह गए जब उन्होंने जियाओ क्यूडोंग को फर्श पर दर्द से और कराहते हुए देखा। फिर जियाओ लो को देखते हुए उनमें से सभी 9 ने उस पर उग्र रूप से चमक उठाई। जियाओ लो, तो अब जब आप सभी बड़े हो गए हैं तो आपको अपने वरिष्ठों को हराने के लिए भी इलेल मिल गए हैं। मैंने चावलाई से सुना कि तुमने उसे पीटा और यहाँ तक कि मेरी पत्नी पर भी हमला किया। यदि तुम आज रात अपने आप को समझा नहीं सकते हो तो मैं सीकों की ओर से तुम्हें सबक सिखाने के लिए वेदी के सामने तुम्हारा एक पैर तोड़ दूंगा। जियो लो पर चिल्लाने वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने क्रू कट लगाया था और उसकी एक जोड़ी डरावनी आंखें थी जो गुस्से में नहीं होने पर भी डरावनी लग रही थी। चाणक दल में कटौती के साथ इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को जियाओ चाओफा के रूप में जाना जाता था, जो जियाओ चावलाई के भाइयों में सबसे बड़ा था। 4 छोटे दिखने वाले पुरुष उनके बेटे थे। बाहर हंगामा सुनकर सीकांग मंदिर से हर कोई यह देखने के लिए बाहर आया कि क्या हो रहा है। अंकल चाओफा, हम भगवान की कसम खाते हैं कि जियाओ लो ने युआन को नहीं पीटा। हम सभी उस दिन मौजूद थे और जियाओ लो चावलाई के पीछे नहीं गया, बल्कि केवल उसे पीटा जब चावलाई ने कहा कि वह डेंग फेंग को जिंदा दफनाने जा रहा था। यह सही है और हम सभी इस बात की गारंटी दे सकते हैं कि जियाओ लो ने आपकी पत्नी को बिल्कुल नहीं छुआ। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जो लोग उस रात सीकांग मंदिर में थे वे सभी शियाओ लो के लिए बोल रहे थे। चावलाई, क्या जियाओ लो ने मेरी पत्नी को पीटा? शियाओ चाओफा ने पलटकर शियाओ चावलाई से पूछा। जियाओ चावलाई ने अपनी छाती को दृढ़ता से थपथपाया और जवाब दिया, मैं वहां था और उसने उस पर हमला किया। आप में से कोई यह कैसे नहीं देख सकता था कि उसने युआन के चेहरे पर एक बड़ा जोरदार तमाचा मारा? चाओफा, तुम्हें मेरे लिए खड़ा होना चाहिए। मैं केवल एक छोटी अप्रासंगिक बात पर उसे परेशान कर रहा था और उस झटके ने अचानक मुझे थप्पड़ मार दिया। मेरा चेहरा तुरंत फूल गया और यह केवल नीचे जाना शुरू हो गया है। एक युआन ने घर से वहां का रास्ता तय किया था। उसकी त्वचा पर एक गहरा निशान था और उसने आघात होने का नाटक किया। वह अपने मामले को और अधिक सम्मोहक बनाने के लिए भी टूट रही थी। जब जियाओ चाओफा ने इसे सुना तो वह तुरंत एक अंधे क्रोध में उड़ गया और जियाओ लो पर अपनी उंगली की ओर इशारा करते हुए वह दहाड़ा, तुम छोटे झटके, आप जीते जी उब गए होंगे। मेरी पत्नी को थप्पड़ मारने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? इसके बाद उन्होंने भीड़ को घूरते हुए धमकी दी, किसी को भी बाद में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है, या जो कोई भी उसकी मदद करने की कोशिश करेगा मैं उसे पीट पीट कर मार दूंगा। क्योंकि उसने मेरी पत्नी को थप्पड़ मारने की हिम्मत की, इसलिए मैं उसे सिखाऊंगा कि वरिष्ठों का सम्मान कैसे करें। हर कोई अपने जूते में हिल रहा था, उसके प्रभावशाली तरीके से डरा हुआ था। वह व्यक्ति था जिसने एक बार अपने भतीजे की पत्नी के भाई को पीटा था और उसे चाबुक का उपयोग करके बेरहमी से पीटा था। यह क्रूरता का एक चरम कार्य था क्योंकि उसके भतीजे के बहनोई को लगभग पीट पीट कर मार डाला गया था। इस घटना के कारण शियाओ चावलाई को 3 साल की जेल हुई थी और तब से उन्हें काली सूची में डाल दिया गया था। इस तरह किसी ने भी किसी भी कारण से उसके रास्ते में आने की हिम्मत नहीं की। शियाओ देजांग को खांसी आ रही थी और वह स्थिति को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। चाओफा, हमें शांति से चीजों को सुलझाना चाहिए, हम सभी परिवार हैं, इसलिए परिवार के भीतर सद्भाव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। भले ही वह मंदिर का सचिव था, लेकिन उसने शियाओ चावलाई से धीरे से बात की, जिसने दूसरी ओर एक बर्बर की तरह काम किया। शांति से चीजों को सुलझाएं। सेक्रेटरी, अगर आपकी पत्नी को किसी ने थप्पड़ मारा है तो क्या आप अपराधी के साथ शांति से बात कर सकते हैं? जियाओ चावलाई ने धीरे से पूछा। जियाओ देजांग घबरा गए और जवाब दिया, चाओफा, यहाँ हर कोई जियाओ लो के व्यक्तित्व से अच्छी तरह से वाकिफ है, इसलिए आप इन युआन और चावलाई के आधारहीन आरोपों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि जियाओ लो ने युआन को थप्पड़ मारा है ना? उन्होंने स्थिति को शांत करने की पूरी कोशिश की और कहा, मैं उस दिन वहां नहीं था, लेकिन कई लोग मौजूद थे और वे सभी पूरी घटना के गवाह थे। उन सभी ने कहा कि जियाओ लो ने स्पष्ट रूप से आपकी पत्नी को थप्पड़ नहीं मारा, तो क्यों न शांत हो जाएं? आप कह रहे हैं कि मेरी पत्नी जानबूझकर इस छोटे से झटके को फंसा रही है? शियाओ चाओफा ने शियाओ लो की ओर इशारा किया। शियाओ देजांग ने कहा, आपको युआन के व्यक्तित्व और व्यवहार के बारे में सबसे अच्छी तरह से पता होना चाहिए। जियो लो के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाना उससे परे नहीं है। बकवास! एक युआन चिल्लाया और एक फिट फेंक दिया। उन्होंने कहा, उन पर मुझ पर हमला करने का आरोप लगाने के लिए मुझे क्या मिलेगा?
यह सच है, उस छोटे से झटके ने मुझे थप्पड़ मारा और अगर चावलाई मेरे बचाव में नहीं आता तो वह मुझे पीटना जारी रखता। जियाओ लो, तुम एक पागल के बेटे हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब कुछ बड़े शॉट हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को पीटने की? बेहतर होगा कि आप अपना मन बना ले कि आप उसे किस हाथ से मारते थे क्योंकि मैं अभी उसे काटने जा रहा हूँ। एक नौजवान अपने हाथ में चाकू लहराते हुए गुस्से से शियाओ लो पर चिल्ला रहा था। वह जियाओ डिहोंग था जो जियाओ चावलाई और एन युआन का बेटा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह सही है, यह सही है, उसे काट दो। यह झटका इन दिनों बहुत अहंकारी है और वह आप पांचों को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। शियाओ क्यूडोंग दर्दनाक रूप से खुद को जमीन से उठा रहा था, आग में घी डालने का काम कर रहा था क्योंकि उसे क्रोध की लपटों को भड़काने की उम्मीद थी जो अंततः जियाओ चाओफा और उसके भाइयों को जियाओ लो से छुटकारा दिलाएगा। कबीले के लोग एक दूसरे को गाली देते हैं और हमला करते हैं। अगर सीकोंग इसे स्वर्ग से देख सकता है तो वह पूरी तरह से निराश होगा। जियाओ क्वानरेन ने एक आह के साथ अपना सिर हिलाते हुए विलाप किया। बूढ़े आदमी, यहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते, घर जाओ और जल्दी आराम करो। जियाओ चाओफा अभी भी जियाओ क्वानरेन के प्रति विनम्र था। जियाओ क्वानरेन ने जवाब दिया, गांव के सबसे बड़े के रूप में क्या आपको लगता है कि मैं यह जानकर शांति से आराम कर सकता हूँ कि आप में से बहुत से लोग जियाओ लो पर गिरोह बना रहे हैं? अरे आप बूढ़े गीजर, हम सिर्फ विनम्र होने की कोशिश कर रहे हैं और आपको बूढ़ा आदमी ठीक कह रहे हैं। इसलिए यह मत सोचो कि आप वास्तव में यहाँ एक कोई हैं। जियाओ डिहोंग ने एक बुजुर्ग के प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाते हुए कहा। वाह वाह। शियाओ चाओफा ने लड़के को थप्पड़ मारा और उसे कड़ी फटकार लगाई। किसने कहा कि आप बूढ़े आदमी से इस तरह बात कर सकते हैं? अगर तुमने कभी बूढ़े आदमी को फिर से डांटने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें नरक में थप्पड़ मार दूंगा। जियाओ डिहोंग अपने पिता से डरता था और वह जल्दी से पीछे हट गया, अपने धड़कते हुए चेहरे पर अपना हाथ पकड़ा। युआन को अपने बेटे के लिए खेद महसूस हुआ और उसने जियाओ चाओफा को उकसाते हुए कहा, आपने हमारे बेटे को थप्पड़ क्यों मारा? जियाओ लो वह है जो आपके भाई और पत्नी को पीटता है, आपको अभी उसे बदलना चाहिए। हमारे बेटे को थप्पड़ मारने से कैसे मदद मिलती है? कितनी बेशर्म और दुष्ट औरत है। हर किसी के दिल में एक युआन के प्रति नफरत पैदा हुई और उन्हें विश्वास हो गया कि वह जियाओ चाओफा को कैद करने के लिए जिम्मेदार थी। जियाओ चाओफा जियाओ लो की ओर मुड़ा और कहा, तुम थोड़ा झटका हो, बेहतर है कि अभी आओ और फर्श पर घुटने टेक दो। मैं चाहता हूं कि आप अपनी चाची और चाचा चावले को 3 बार प्रणाम करें, फिर खुद को 2 थप्पड़ मारे और मैं इसे जाने दूंगा। यदि नहीं तो मैं तुम्हारा एक पैर तोड़ दूंगा। हाँ 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 हाँ। जियाओ लो ने कंधे उचकाए और मजाक उड़ाते हुए हंसे और उसकी आंखें तिरस्कार से भर गई। उसने अपने हाथों को अपनी जेब में रखा और धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों से नीचे चला गया। जैसे ही वह एक युआन से गुजरा उसने उससे पूछा, क्या मैंने वास्तव में तुम्हें थप्पड़ मारा? जैसे ही उसने जियाओ लो की आंखों में देखा एक युआन अचानक भयभीत महसूस किया, लेकिन यह महसूस करते हुए कि उसके पति और उसके भाई उसके साथ थे उसने अपना आत्मविश्वास हासिल कर लिया और जियाओ लो को जवाब दिया। एक सनकी चेहरा पहने और कद्दू के बीज को काटते हुए उसने कहा, अयो, अब आप हार मान रहे हैं? क्या आप अब स्वीकार करने से डरते हैं? उस समय आपका अहंकारी रवैया कहाँ था? मैंने सोचा था कि आप बहुत सक्षम थे और यहाँ तक कि खुद को एक अमीर महिला का दिल चुरा लिया, क्या आपको इस पर इतना गर्व नहीं था? उसकी आवाज कष्टप्रद रूप से तीखी थी और जो लोग यह समझ सकते थे कि वह क्या कह रही थी उन्होंने अपने जबड़े और मुट्ठी भींच लिए, अपने दिलों में इस नीच महिला को कोस रहे थे। अध्याय 297 सफाई। एक युआन कद्दू के बीज खाते हुए अपनी नाक नीचे देख रहा था, जियो लो को अहंकार से देख रहा था। यह जानते हुए कि उसके पास अपने परिवार के 9 सदस्यों के साथ संख्याओं का लाभ था, वह जियाओ लो को सबक सिखाने पर आमादा थी। वह लो गांव के हर व्यक्ति को एक स्पष्ट चेतावनी भेजना चाहती थी कि उसके परिवार के साथ छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। किसी को भी उन पर धौंस जमाने की इजाजत नहीं थी। अंकल चाओफा, लो उस तरह के व्यक्ति नहीं है, किसी तरह की गलतफहमी होनी चाहिए, जियाओ पिंग ने जियाओ लो का बचाव करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहा। खून से लथपथ सिर वाले शियाओ क्यूडोंग को अभी भी शियाओ पिंग पर व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने के लिए गाल मिला। अरे जियाओ पिंग, क्या आप उस पैसे के कारण उसके प्रति इतने वफादार हो गए जो उसने आपको उधार दिया था? क्या आप जानते हैं कि आप एक कुत्ते की तरह काम कर रहे हैं? जियाओ क्यूडोंग, क्या आप पिटाई की मांग कर रहे हैं? जियाओ पिंग क्रोधित था और वह जियाओ क्यूडोंग में चकाचौंध कर रहा था। जियाओ क्यूडोंग संतुष्ट था कि उसने जियाओ पिंग को नाराज कर दिया था, उसे एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान दी। जियाओ पिंग, क्या मुझे खुद को दोहराना होगा? मुझे पता है कि आप जियाओ लो के करीब हैं, लेकिन ईमानदारी से आप इससे बाहर रहना बेहतर है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें भी पीट दूंगा। जियाओ चाओफा घबरा गया, उसका चेहरा गुस्से के अलावा कुछ भी नहीं भर गया और उसने जियाओ पिंग को खतरनाक तरीके से देखा। ताली बजाओ, फड़फड़ाओ, ताली बजाओ। अचानक तालियों के एक आश्चर्यजनक दौर ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। जियाओ लो अपने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ ताली बजा रहा था। बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं। आपके शब्द और हाव भाव बहुत मार्मिक थे, क्या शानदार शो है। शियाओ चाओफा और उनके भाई जियाओ लो को तालियां बजाते हुए देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित थे और उनके शब्दों से थोड़ा भ्रमित थे। आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें अभी मार डालूंगा। शियाओ डिहोंग ने अपना चाकू निकाला और शियाओ लो पर ताना मारा। जियाओ लो ने अवमानना के साथ हंसते हुए अपना सिर नीचे कर लिया, फिर बिना किसी चेतावनी के वह एक फ्लैश में जियाओ डिहोंग की ओर झुक गया और अगले ही पल वह उसके बगल में था। इससे पहले कि शियाओ डिहोंग प्रतिक्रिया दे पाते, शियाओ लो का दाहिना पैर उनके धड़ पर टूट गया। उन्होंने जो जबरदस्त शक्ति फैलाई वह एक भरे हुए वसंत की तरह थी जो अचानक जारी हो रही थी। जोश। शियाओ डिहोंग के मुंह से खून का एक स्प्रे फूट पड़ा क्योंकि शक्तिशाली किक से ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई। वह एक तोपखाने के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया और लगभग 6 या 7 मीटर दूर भारी रूप से गिरा। उसका शरीर एक सी आकार में दोगुना हो गया और एक पल के लिए अनियंत्रित रूप से हिलने के बाद वह बेहोश हो गया और उसकी नाक और मुंह पर खून से लथपथ पड़ा रहा। हाफना। सीकांग वेदी से देखने वाला हर कोई पूरी तरह से हैरान था क्योंकि उनमें से किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि जियाओ लो लड़ने में इतना कुशल था। उनकी गतिविधियां वास्तव में इस दुनिया से बाहर और अविश्वसनीय थी और यहाँ तक कि जी सींग भी वास्तव में जियाओ लो की विस्फोटक शक्ति से चकित थे। एक युआन ने अपने कद्दू के बीज फेंक दिए और गहरी पीड़ा में जियाओ डिहोंग की ओर गिर गया। वह बार बार अपने बेटे का नाम रो रही थी, डिहोंग, डिहोंग, डिहोंग।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सनसनाहट। जियाओ लो एक भूत की तरह चला गया और वह अचानक उसके चेहरे में दिखाई दिया, जिससे रास्ता अवरुद्ध हो गया। हाँ, तुम्हें क्या चाहिए? आगे बढ़ो। जैसे ही उसने जियाओ लो की आंखों में देखा, एन युआन ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सहरन महसूस की और उसका अभिमानी रूप पूरी तरह से गायब हो गया। क्या तुमने नहीं कहा कि मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा? शियाओ लो की आंखें बहुत ठंडी थी। एक और शब्द के बिना उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और एक भारी झटके के साथ उसके अंधेरे चेहरे पर एक युआन को थप्पड़ मार दिया। वाह! यह एक जोरदार ताली की तरह लग रहा था और गिरने से पहले युआन के मौके पर घूमते हुए उसके खून से लथपथ मुंह से एक दांत उड़ गया। उसने एक कर्कश खून से लथपथ चीख निकाली क्योंकि उसका चेहरा असहनीय दर्द से जल रहा था। उसने अपना हाथ अपने चेहरे के बाईं ओर रखा, जो खतरनाक रूप से सूजन थी। शियाओ लो को देखते ही उसके मुंह से खून निकल रहा था और वह डर के मारे कांप रही थी। उसकी आंखों में उसने जियाओ लो को एक आदमी के वेश में एक राक्षस के रूप में देखा। अब मैं कह सकता हूँ कि मैंने वास्तव में आपको थप्पड़ मारा है। जियाओ लो ने उसे एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कुराहट के साथ ठंड से देखा। तुम एक पागल के बेटे हो, मैं तुम्हारी जान ले रहा हूँ। शियाओ चाओफा गुस्से में चिल्लाया। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था और वह उन्माद में चला गया क्योंकि उसने देखा कि शियाओ लो द्वारा युआन को जमीन पर थप्पड़ मारा जा रहा है। उसने एक दहाड़ निकाली और नींव रखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक कोनिया ग्रेनाइट चट्टान को उठा लिया। इसके बाद वह शियाओ लो की ओर भागा और उसने शियाओ लो के सिर पर चट्टान को बेरहमी से पटक दिया। जियाओ लो ने सहज रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त की और वह एक मुक्के के साथ जवाब देने के लिए मुड़ गया। टक्कर! उसकी मुट्ठी आने वाली चट्टान से मिली और हवा में एक जोरदार गड़गड़ाहट गूंज उठी। प्रभाव की जबरदस्त शक्ति ने भारी पहाड़ी चट्टान को नष्ट कर दिया, जिसका वजन कुछ दसियों बिल्ली था। यह अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया, जिससे उन्हें सभी दिशाओं में उड़ने के लिए भेजा गया। अभी भी सदमे से उबरते हुए जियाओ चाओफा और भी आश्चर्यचकित थे और खुद का बचाव करने की स्थिति में नहीं थे, जब जियाओ लो ने अचानक सीधे उनके चेहरे पर एक उच्च किक मार दी। उर्ग! जियाओ चाओफा का सिर वापस फेंक दिया गया था और वह एक दर्दनाक कराह के साथ गिर गया क्योंकि उसके मुंह से खून निकल रहा था। हर कोई सुस्तजबड़े और शब्दों के लिए खो गया था, केवल उनके ओह और आह श्रव्य थे क्योंकि उन्होंने एक दृश्य देखा था जो आमतौर पर केवल wuxia टेलीविजन कार्यक्रमों पर हो सकता था। जियाओ पिंग भी पूरी तरह से स्तब्ध था, एक लकवाग्रस्त चिकन की तरह दिख रहा था। जियाओ क्योडोंग पर अब डर की एक जबरदस्त भावना हावी हो गई। वह विश्वास नहीं कर सका कि यह वही कमजोर जियाओ लो था जिसे वह अपने पूरे जीवन में जानता था। शियाओ चाओलाई और उनके 6 अन्य रिश्तेदार भी समान रूप से दंग रह गए क्योंकि उन्होंने जियाओ लो के अपमानजनक कौशल को देखा। उन्होंने अचानक अपना साहस खो दिया और किसी ने भी उसे लेने के लिए जियाओ लो पर भागने की हिम्मत नहीं की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्या तुम्हें डर लग रहा है? जियाओ लो ने पीछे मुड़कर उन पर व्यंग्य किया। जियाओ लो, हाँ, बेहतर होगा कि आप इसे ज्यादा न करें। जियाओ चाओलाई चिल्लाया, चिंतित और डर से त्रस्त। क्या मैं इसे अनदेखा कर रहा हूँ? शियाओ लो अपनी हंसी नहीं रोक पाए और उन्होंने कहा, गांव में हर कोई आपके भाइयों के कर्मों को देख रहा है और हम सभी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि अपराधी कौन है जो इसे अनदेखा कर रहे हैं। आइए जारी रखें। क्या आप सब मुझे सबक नहीं सिखाना चाहते थे? क्या आप सभी नहीं चाहते थे कि मैं माफी मांगने के लिए जमीन पर घुटने टेकूं? आप पहले इतने अहंकारी थे, तो अब आप सभी क्यों कांप रहे हैं? जियाओ चाओलाई और उनके परिजन वास्तव में कांप रहे थे और सांस की तकलीफ का अनुभव कर रहे थे। वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि जियाओ लो इतना शक्तिशाली हो गया था। वह एक राक्षस की तरह था और वे उसे डरते थे। यदि आप मेरे लिए नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपके लिए आ रहा हूँ। जियाओ लो ने एक भयावह मुस्कान बिखेरी और उसकी आंखें थोड़ी देर के लिए झुक गई। इससे पहले कि वे इसे जान पाते, उसने उन पर चिल्लाया और उड़ान भरी, 3 लोगों को पीटा और उन्हें हवा में उड़ते हुए भेज दिया। वे कष्टदायी दर्द में करा रहे थे, ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे वार के बल ने उनके आंतरिक अंगों को स्थानांतरित कर दिया हो। और जियाओ चाओफा की तरह वे सभी जमीन पर सपाट हो गए, खून की उल्टी कर रहे थे। उनमें से एक ने समय पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और जियाओ लो पर अपनी लकड़ी की छलांग लगाई। लेकिन जियाओ लो की मुट्ठी युवा बांस के एक झुंड की तरह टूट गई और मुक्का उसकी छाती पर भारी रूप से गिरता रहा, जिससे वह गिर गया और खून उगलने लगा। एक और 2 लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन जियाओ लो ने उनकी गर्दन पर चाकू हाथ काट दिया और वे तुरंत बाहर निकलते हुए जमीन पर गिर गए। जियाओ चाओलाई आखिरी आदमी खड़ा था और जैसे ही जियाओ लो उसके पास आया, कोई बच नहीं सका। वह जियाओ लो की ठंडी नजर से कांप गया। अब तुम्हारी बारी है। उनके शब्द स्टील की तरह ठंडे और हृदयहीन थे। नोवोलैंड के नरक से एक आवाज, एक। शियाओ चाओलाई ठंडे पसीने में फूट पड़ा और तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया, दया की भीख मांगी। वह इतना डर गया था कि उसने अपनी पैंट गीली कर दी और हवा मूत्र की तीखी गंध के साथ रैंक कर रही थी। नहीं, मैं गलत हूँ जियाओ लो, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं गलत हूँ। कृपया, जियाओ चाओलाई ने अपने जीवन के लिए प्रार्थना की। वह एक भूत के रूप में पीला पड़ गया था और डर से उबर गया था। अब आप जानते हैं कि आप गलत हैं। आपने क्या गलत किया? जियाओ लो की अभिव्यक्ति कठोर और क्रोधपूर्ण थी। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी समय छत से गुजर जाएगा और जियाओ चाओलाई यह महसूस करने से खुद को रोक नहीं सका कि वह एक खून के प्यासे दानव का सामना कर रहा था। मुझे एक युवान को आप पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाने के लिए उकसाना नहीं चाहिए था और मुझे अपने भाइयों को आपके साथ व्यवहार करने के लिए उकसाना नहीं चाहिए था। मेरा मुंह बुरा है और मैं आपके द्वारा दंडित किए जाने के लायक हूँ। जियाओ चाओलाई खुद को थप्पड़ मारते रहे और जियाओ लो के इतने डर में थे कि उन्होंने कहा, और मुझे युवान के साथ नहीं सोना चाहिए था। सो मेरा अपने भाई की पत्नी के साथ भी अफेयर था। जियाओ लो के प्रति उसके डर ने उसे पूरी तरह से अपना संयम खोने के लिए प्रेरित किया और उसने अनजाने में अपने पास मौजूद हर एक गंदे छोटे रहस्य को उजागर कर दिया। हर किसी ने सुना और पूरी तरह से सदमे की स्थिति में थे क्योंकि उन्होंने एन युआन को देखा। तभी उन्हें एहसास हुआ कि वे दोनों हमेशा एक साथ क्यों रहते थे, यहाँ तक कि जलाऊ लकड़ी प्राप्त करने के लिए एक साथ पहाड़ पर भी जाते थे। किसी को भी संदेह नहीं होगा कि उनके विवाहेतर संबंध थे। पाठ्यपणी। एक नोवोलैंड चीनी पिनियन जिजो एक काल्पनिक ब्रह्मांड है जिसमें 3 महाद्वीपों और 9 प्रांतों से बनी दुनिया है। अध्याय 298 निर्ममता की उत्पत्ति। इतनी बेशर्म महिला, वह वास्तव में एक महिला है जिसमें शर्म की शून्य भावना है।
जियाओ क्वानरेन ने दुहक और आक्रोश के साथ घोषणा की, क्योंकि छोटे भाई द्वारा अपनी भाभी के साथ व्यभिचार करने का ऐसा घोटाला वास्तव में जियाओ कबीले में हुआ था। यदि प्राचीन काल में ऐसा हुआ होता तो उन्हें सजा के लिए स्वर्ग के पिंजरे में नदी में डुबो दिया जाता। यह बहुत शर्मनाक था। हर कोई एक युवान को घृणा की एक विशाल और गहरी भावना के साथ देखता था, क्योंकि न केवल यह महिला शातिर थी, उसने अपने पति के भाई के साथ भी व्यभिचार किया, जो लगभग असहनीय था। हर किसी की आंखों और जियो क्वानरेन की फटकार के सामने एन युआन घबराया हुआ लग रहा था। जब उसने अपने पति के चेहरे से वही सवाल उठाने वाले भाव आते देखे तो वह घबरा गई, पूरी तरह से दहशत में आ गई। फिर उसने जियाओ चावलाई की ओर इशारा किया और जोर से डांटा, चावलाई, क्या तुम पागल हो? जिसने तुम्हारे साथ संबंध बनाए थे, तुम। बेहतर होगा कि आप बकवास करना बंद करें। हालांकि उसकी आवाज तेज थी, हर कोई बता सकता था कि वह दोषी और डरा हुआ महसूस कर रही थी। जियाओ चावलाई शांत हो गए और महसूस किया कि उन्होंने अपने जीवन में सबसे बड़ी वर्जना को बाहर निकाल दिया है। अब पूरा लो गांव शायद उन्हें हेय दृष्टि से देखेगा। उन्होंने समझाने का इरादा किया, लेकिन जियाओ लो की राक्षसी आवाज उस समय आई। उसने कहा कि तुम बकवास कर रहे हो, क्या तुम इसका खंडन नहीं करने जा रहे हो? उनका हर शब्द बेहद ठंडा था। जियाओ चावलाई सिहर गया, क्योंकि वह समझ गया कि जियाओ लो उससे क्या चाहता था, यह साबित करने के लिए कि सब कुछ वास्तविक और समझदार था। वह उसे और एन युआन को पूरी तरह से बदनाम करने के लिए सेट कर रहा था, जो वास्तव में क्रूर था। कहो, अगर तुम कहोगे तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। जियाओ लो अचानक उसे देखकर मुस्कुराया। जियाओ चावलाई ने अपना सिर उठाया और अपनी आंखों में देखा। उसकी पुतलियां बढ़ी हुई थी और उसकी चेतना एक पल के लिए चली गई थी। जियाओ लो ने उसे सम्मोहित किया था और उसे अवचेतन रूप से बोलने के लिए कहा था। उसने मेरा तकिया खरीदा और आगे की तरफ लाई और पीछे फेंग चरित्र सिल दिया था। लाई मेरा प्रतिनिधित्व करती है और फेंग उसका प्रतिनिधित्व करती है। चेन शीफेंग, यह एक युआन का असली नाम था। यह सुनकर हर कोई भौंचक्का रह गया और यह बहुत बेशर्म और घृणित था। वह अपने 50 के दशक से बहुत आगे निकल चुकी थी और फिर भी एक अन्य व्यक्ति के साथ संबंध बना रही थी, जो उसके पति का छोटा भाई था। इसने पूरे लो गांव को पूरी तरह से शर्मिंदा कर दिया था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक युआन राख के ढेर की तरह पीला दिख रहा था और उसका अंधेरा चेहरा लगभग रो रहा था। वह जानती थी कि इस तरह के घोटाले का खुलासा होने के बाद से वह लो गांव में अब अपना सिर ऊंचा नहीं उठा सकती थी। कुतिया। शियाओ चाओफा अपनी असभ्य आवाज से क्रोधित और भयभीत था। वह एक बेहद गुस्से वाले बैल जैसा दिखता था। उसकी आंखें पूरी तरह से खून से लथपथ थी और अंत में गुस्से में उसने खून की एक बड़ी गुच्छा की उल्टी की और गिर गया। क्या एक दिलचस्प कहानी आपने हमें बताई है। जियाओ लो चुपचाप मुस्कुराया, क्योंकि वह जियाओ चावलाई के एक पैर को तोड़ना चाहता था, लेकिन उसे जल्दी से एहसास हुआ कि जियाओ चावलाई के लिए अपनी भाभी के साथ अपने व्यभिचार कृत्य का खुलासा करना केवल एक पैर तोड़ने की तुलना में अधिक दर्दनाक था। हालांकि जियाओ लो की निर्ममता से हर कोई चौंक गया था, लेकिन वे सभी अपने मन में उसके लिए जयकार कर रहे थे। शियाओ चाओफा और उनके भाइयों को आखिरकार इस बार न्याय का स्वाद मिला, क्योंकि न केवल उन्हें बेरहमी से सबक सिखाया गया, बल्कि उनके निंदनीय कृत्य को सार्वजनिक रूप से भी बताया गया। निश्चित रूप से चारों ओर जो कुछ भी आता है वह चारों ओर जाता है। यह सिर्फ एक अपराधी का समय नहीं था, अगर उसने जो बोया था उसे नहीं काटा है। शियाओ क्योडोंग के चेहरे का खून सूख गया है और उसके गम से खून निकलना बंद हो गया है। उसने जियाओ चाओफा और उसके भाइयों को जमीन पर देखा, जो अभी भी जियाओ लो की पिटाई से करा रहे थे। उसे अपने सिर के ऊपर से ठंड लगने के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ और इससे उसका पूरा शरीर ठंडा महसूस करने लगा। अचानक एक विशाल हाथ उसकी दृष्टि में दिखाई दिया और अचानक उसका कॉलर पकड़ लिया। उन्होंने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, लेकिन केवल जियाओ लो के थोड़े क्रूर लेकिन सुंदर चेहरे के खिलाफ मिले। जियाओ क्योडोंग, मैंने आपको बहुत लंबे समय तक सहन किया है। हर बार मैं खुद को याद दिलाता हूँ कि आप और मैं बचपन के दोस्त हैं, लेकिन आप हमेशा हर बार मेरी सीमा की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मैं आपके द्वारा धमकाए जाने के लायक हूँ? मुझे खेद है, यह आपको उपलब्धि की भावना दे सकता है, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। शियाओ लो ने शियाओ क्योडोंग का कॉलर पकड़ा और उसे बेरहमी से हवा में घुमाया, फिर उसे बोरे की तरह सीकोंग वेदी की दीवार की ओर फेंक दिया। हाँ, दरार। एक गहरी टक्कर और हड्डियों को चीरने वाली आवाज के साथ कष्टदायी दर्द उसके पैरों के माध्यम से उसके मस्तिष्क तक आया और जियाओ क्योडोंग डर से भरे अपने चेहरे के साथ चिल्लाया। उसकी चीखें इतनी चुभती थी कि भूत के रोने और भेड़ियों के हौलों से मिलती जुलती थी, जबकि उसका शरीर हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था। शियाओ लो को आमतौर पर उकसाना मुश्किल था, लेकिन अगर वह था तो उसके गुस्से को शांत करने के लिए दर्द और खून होना चाहिए। वह वास्तव में जियाओ क्योडोंग की परवाह नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे अनदेखा करने से उसे नीचा देखा गया और पीटा गया, जो उसके लिए असहनीय था। हर किसी को डर के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने आखिरकार जियाओ लो के स्वर्गदूत और राक्षसी दोनों पक्षों को देखा है। वह स्वर्गदूत और दानव का एक आदर्श संयोजन था, लेकिन इस समय उसका सबसे क्रूर और राक्षसी पक्ष प्रकट हुआ है। जियाओ लो, आपने काफी कुछ किया है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि शियाओ क्योडोंग पूरी तरह से गलती पर था, सचिव के रूप में जियाओ दिजांग जियाओ लो को अपनी उपस्थिति में जियाओ क्योडोंग को पीटने नहीं दे सकता था। अंकल दिजांग, मुझे पता है कि कब रुकना है। जियाओ लो उसे देखकर मुस्कुराया और जियाओ क्योडोंग के पास जाना जारी रखा। जोश। दूर से एक शोरगुल वाली मोटर ध्वनि सुनी जा सकती थी। यह एक त्रिशौ था जो सड़क के माध्यम से यहाँ की ओर दौड़ता था। यह जीवान है। जीवान आखिरकार यहाँ है। जियाओ लो ने जियाओ क्योडोंग को पीट पीट कर मार डाला होता अगर वह अभी भी नहीं पहुंच रहा है। जीवान को किसने सूचित किया? यह इतना शानदार विकल्प है। हर कोई राहत की सांस ले रहा था, जी सीन भी। जियाओ लो के माता पिता के अलावा कोई भी शायद जियाओ लो को रोक नहीं सकता था। त्रिशा सार्वजनिक अनाज धूप क्षेत्र में रुक गया। जियाओ जीवान और हुआ हेंग त्रिशा से नीचे आए। वे जल्दी से सीकोंग वेदी की ओर भागे और जियाओ चाओफा और उनके भाइयों को जमीन पर देखकर थोड़ा भ्रमित लग रहे थे। जियाओ लो, जियाओ चाओफा और उसका गिरोह आपके साथ गड़बड़ करने जा रहा था, क्या आप घायल है? जियाओ जीवान ने ध्यान से पूछा। हुआ हेंग ने जियाओ लो के शरीर को अच्छी तरह से चेक किया कि क्या उसे कोई चोट लगी है। बेटा, क्या तुम घायल हो? अगर उन झटकों ने आपको चोट पहुंचाई होती तो आपके पिता और मैं अंत तक न्याय मांगते, भले ही हमें जेल में डाल दिया जाए। जियाओ लो ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। माँ, पिताजी, मैं ठीक हूँ। हर कोई अवाक था, क्योंकि जियाओ जीवान की कमर पर एक चाकू था और उसके हाथ में एक राइफल थी। वह लड़ाई को रोकने के लिए नहीं आया था, बल्कि युद्ध को और अधिक हिंसा के साथ समाप्त करने के लिए आया था।
जियाओ देजान के पास कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उनके पास गया और आ भरी, जीवान, मैंने आपको लड़ाई रोकने के लिए आने के लिए कहा था, आप राइफल क्यों लाए थे? आप क्या करना चाहते हैं? जियाओ जीवान को तब एहसास हुआ कि उसके हाथ में एक राइफल है, फिर उसके पीछे छिपने की कोशिश की और समझाया, सचिव, रात में कई जंगली सुअर है और यह आत्मरक्षा के लिए है। भगवान के लिए जियाओ चाओफा और उनके भाइयों को लगता है कि वे मेरे बेटे को सिर्फ इसलिए धमका सकते हैं क्योंकि उनके पास अधिक लोग थे, हम उन्हें शिकार करने के लिए लाए जैसे हम जंगली सुअरों का शिकार करते हैं। उन्होंने दृढ़ता से जवाब दिया, जियाओ लो उसका सबसे प्रिय था और वह किसी के खिलाफ लड़ने के लिए अपने जीवन को खतरे में डाल देगी जो उसके जीवन को खतरे में डाल सकता था। वहां हर कोई हैरान महसूस कर रहा था और सोच रहा था, ठीक है, शायद जियाओ लो की निर्ममता को पोषित नहीं किया गया था, बल्कि आप दोनों से विरासत में मिला था। अध्याय 299, एक दृष्टि। चाचा और चाची आश्वस्त रहें, लो को बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है। हालांकि चाचा चाओफा और गिरोह सभी को लो द्वारा पीटा गया था। जियाओ पिंग ने उनसे संपर्क किया और जियाओ जीवान और हुआ हेंग को पूरी कहानी स्पष्ट रूप से समझाई। जियाओ चाओफा को वास्तव में जियाओ लो द्वारा जमीन पर पीटा गया था। जियाओ जीवान और हुआ हेंग ने एक दूसरे को देखा और वे स्पष्ट रूप से इस तरह की घटना की उम्मीद नहीं कर रहे थे। जियाओ लो को सीकोंग का आशीर्वाद मिला होगा, दिव्य पानी पीने के बाद उन्होंने अंतिम शक्ति प्राप्त की थी और एक क्रूर योद्धा बन गए थे। यह जियाओ चाओफा और उनके भाइयों पर सीकोंग का दिव्य क्रोध था ताकि उन्हें इन वर्षों में लो गांव में उनकी क्रूरता के लिए दंडित किया जा सके। जियाओ क्वानरेन भावनाओं से भरे हुए जोर से चिल्लाया। जियाओ चाओफा और उनके भाइयों ने दोषी महसूस किया और उन्होंने अवचेतन रूप से सीकोंग की मूर्ति को देखा। उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे पीछे कोई गहरा अर्थ था। हर कोई सीकोंग की मूर्ति पर ईमानदारी से झुक गया क्योंकि उनका मानना था कि सीकोंग ने जियाओ चाओफा और उसके 4 भाइयों को दंडित करने के लिए जियाओ लो के हाथों के माध्यम से इस मामले में हस्तक्षेप किया था। एम्बुलेंस को आने में बहुत देर नहीं लगी, जिसने अंततः जियाओ चाओफा के गिरोह को काउंटी अस्पताल भेज दिया। यह घर पर दूसरी मंजिल पर हॉल में था। जी सीन ने जियाओ जुआन और हुआ हेंग दोनों से घूरने का सामना करते हुए बहुत असहज महसूस किया। यद्यपि उसने उन्हें बधाई दी थी, आपसे मिलकर अच्छा लगा चाचा और चाची, फिर भी वे केवल मुस्कुराहट के साथ उसे देखते थे। आप सही कह रहे हैं, हमारे जियो लो आपको कैसे डेट कर सकते हैं, वह वास्तव में भाग्यशाली है। हुआ हेंग सांस का रुख अपना रही थी। हमारे जियाओ लो अपने साथी के प्रति बहुत ईमानदार और वफादार है, लेकिन उनके पास कुछ मैचिस्मो लक्षण है और अच्छा दिखना पसंद करते हैं। ये उनके पिता से विरासत में मिले हैं। जियाओ जुआन शुरू में अनुमोदन के रवैये के साथ सिर हिला रहा था, लेकिन वह उस आखिरी पंक्ति से चौंक गया। उसने फिर अपनी आंखें चौड़ी कर दी और विद्रोही रूप से कहा, मुझसे विरासत में मिलने से आपका क्या मतलब है, जब से मैं मैचिस्मो के लक्षण प्रदर्शित करता हूँ। हुआ हेंग ने कहा, मैं सिर्फ सच कह रही हूँ, आप अपनी आंखें क्यों चौड़ी कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आप यहाँ बड़ी आंखों वाले एकमात्र व्यक्ति हैं? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ठीक है, उसे मुझसे विरासत में मिली है, यह सब मैं हूँ। शियाओ झेन्युआन ने हार मान ली। सावधानीपूर्वक, गंभीर और वफादार सभी लक्षण मेरे बेटे को मुझसे दिए गए हैं। उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा मूल्यांकन पर बहुत अधिक गुस्सा मत करो। हुआ हेंग ने आलोचना जारी रखी। जियाओ जुआन को जवाब देने का तरीका नहीं था और उसने उदास चेहरा दिखाया और जियाओ लो की ओर रुख किया। जियाओ लो ने कंधे उचकाए और अपने हाथ फैलाए, जिसका अर्थ है कि वह उसकी भी मदद नहीं कर सकता। हाँ हाँ। जी सीन हंसी से बाहर निकलने से खुद को रोक नहीं सकी क्योंकि उसे लगा कि जियाओ लो के माता पिता बहुत दिलचस्प थे। जब वह मुस्कुराती है तो सीन बहुत सुंदर दिखती है। हुआ हेंग ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। चाची तो और भी अच्छी लग रही है। मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब झुर्रियों से भरा हूँ, मेरी त्वचा अबोसदार नहीं है। तुम बिल्कुल बूढ़ी नहीं हो, चाची अभी भी बहुत जवान लग रही है। जी सीन मुस्कुराए। मैं 50 साल का होने के लिए 1 साल का हूँ, क्या इतना पुराना नहीं है? आप इतनी प्यारी बात करने वाले हैं। वैसे क्या आप किसी भी त्वचा देखभाल उत्पाद का उपयोग करते हैं? आपकी त्वचा बहुत नरम और अच्छी है। जी सीन थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह हुआइन क्या कहने की कोशिश कर रहा था। चाची, सीन को गलत मत समझो, मैं सिर्फ यह जांचना चाहता था कि क्या आप एक स्किन केयर विशेषज्ञ हैं। मेरा रंग भयानक है और मुझे नहीं पता कि किस तरह के उत्पाद खरीदने हैं। आंटी, आपकी स्किन टाइप ऑयली है, इसलिए आपको अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स के ऑयलीनेस पर जोर नहीं देना चाहिए। मैं किलाओ नामक एक ब्रांड के बारे में जानता हूँ जो तैलीय त्वचा उपचार के लिए एकदम सही है। क्यों? ऐसा कोई ब्रांड है? हाँ, मैं बाद में आपके लिए ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता हूँ। स्किन केयर उत्पादों का उपयोग करने के अलावा आपको अधिक आराम करना चाहिए और आधी रात के तेल को जलाने से बचना चाहिए क्योंकि यह महिलाओं की त्वचा के लिए बहुत हानिकारक है। हाँ, सीन सही है, मैं इन सभी वर्षों में रात 11 बजे से पहले नहीं सोया हूँ। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दोनों महिलाओं ने जल्दी से जान पहचान बना ली और उत्साहपूर्वक बातचीत शुरू कर दी, जिससे शियाओ जुआन और शियाओ लो एक तरफ चले गए। पिता और पुत्र ने बालकनी में शिफ्ट होने का फैसला किया और अंधेरे आसमान के नीचे बातचीत की। वह लड़की बहुत सभ्य है, आपको उसे रखना चाहिए, शियाओ जुआन ने कहा। जियाओ लो को उसे जवाब देने में अजीब लगा, इसलिए उसने चुप रहकर गूंगा खेलने की योजना बनाई। आपके साथ क्या हो रहा है? आप जियाओ चाओफा और उसके भाइयों को अपने दम पर कैसे हरा सकते हैं? जियाओ जुआन ने उत्सुकता से पूछा। वह अपने बेटे के बारे में किसी से बेहतर जानता था, वह कब से इतना क्रूर सेनानी बन गया? जियाओ लो नकली रूप से हंसे। मैंने गांव से बाहर रहते हुए साल भर मुफ्त मुक्केबाजी का अभ्यास किया था। बेशक वह यह नहीं कहेगा कि वह एक प्रणाली से जुड़ा हुआ था, उसके पिता सोचेंगे कि अगर उसने ऐसा कहा था तो वह पागल हो गया था। किस तरह की मुफ्त मुक्केबाजी इतनी शक्तिशाली है? आप सिर्फ एक मुक्के से एक पत्थर को चकनाचूर कर सकते हैं। जियाओ जुआन अभी भी आश्वस्त नहीं था। हर कोई अतिरंजित कर रहा था, मैं उतना सर्वशक्तिमान नहीं हूँ। जियाओ लो ने अपने सिर के पिछले हिस्से को खरोच दिया और अस्वाभाविक रूप से मुस्कुराया। जियाओ जुआन ने सिर हिलाया और सहमति व्यक्त की। गांव के लोगों ने इस मुद्दे को अतिरंजित किया होगा, इसलिए उन्होंने इस विषय को आगे जारी नहीं रखा, लेकिन खेत के बारे में बदल गए। नए साल के बाद खेत के लिए आपकी योजना क्या है? मैं एक छोटा फार्म हाउस बनाने की योजना बना रहा हूँ जिसमें अवकाश, भोजन और आवास पूरी तरह से शामिल है। शियाओ लो ने अपनी योजना के बारे में गंभीरता से बात की। एक फार्म हाउस? जियाओ जुआन ने अपना सिर हिलाया। हमारे जैसी ग्रामीण जगह की यात्रा कौन करना चाहेगा? उन्होंने कहा, बड़े शहरों से लोग आ रहे हैं क्योंकि विकास का सामान्य रुझान ग्रामीण क्षेत्र की ओर झुक रहा है।
जब तक हम विज्ञापन देते हैं, हम हर कोने से ग्राहक प्राप्त करेंगे। यह मत भूलो कि खेत से 3 किलोमीटर दूर एक एक्सप्रेसवे टोल स्टेशन है। परिवहन तब तक सुविधाजनक हो जाएगा जब तक हम गंदगी वाली सड़क को चौड़ी सीमेंटेड सड़क में ठीक करते हैं। जियो लो ने कहा। जियाओ जीवान ने कहा, अगर हम वास्तव में एक फार्म हाउस चला रहे हैं तो आपकी माँ और मैं सब कुछ संभाल नहीं पाएंगे। पिताजी, मेरी बात सुनो, चूंकि हम एक फार्म हाउस की ओर बढ़ रहे हैं तो हमें अब जो कुछ भी पाल रहे हैं, जैसे सुअर और बतख, उसे कम करना चाहिए। ये 2 प्रकार के पशुधन थका देने वाले हैं, फिर भी उनकी लाभप्रदता अनिश्चित है। यदि बाजार दर अच्छी है तो हम अधिक कमा सकते हैं, अन्यथा हमें नुकसान भी हो सकता है। यही मुख्य कारण है कि हमारा खेत 7 साल से चल रहा है, लेकिन यह सफल नहीं हो पा रहा है। जियाओ जीवान सिर हिलाए बिना नहीं रह सका, भले ही वह स्वीकार नहीं करना चाहता था, उसे इस सच्चाई को स्वीकार करना पड़ा। यह वास्तव में जियाओ लो की तरह था। बत्तखों के लिए बाजार दर इस साल अच्छी थी, इसे 17 रुपए प्रति कैटी के लिए बेचा जा सकता था। हालांकि पिछले साल विदेशी बत्तखों की एक बड़ी आमद हुई थी, इसलिए बाजार दर में 10 रुपए प्रति कैटी या यहाँ तक कि 9 रुपए प्रति कैटी तक की भारी गिरावट आई, जिससे उनकी मेहनत पूरी तरह से बेकार चली गई। अगर यह अवकाश के उद्देश्य के लिए है तो हमें कुछ आकर्षक कार्यक्रमों की आवश्यकता होगी। मैंने कुछ के बारे में सोचा है। पहला, लंबी पैदल यात्रा होगी। शियाओ लो ने धीरे से कहा। फार्म हाउस माउंट लो के ठीक नीचे स्थित है, जो अपने खूबसूरत दृश्यों के लिए जाना जाता है। यह आदिम और हरे भरे जंगल से भी भरा है। हम पहाड़ पर लंबी पैदल यात्रा का रास्ता तय करके लंबी पैदल यात्रा के प्रति उत्साही लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। दूसरे, हम अपने मौजूदा तालाब को चौड़ा और गहरा कर सकते हैं और इसके आसपास कुछ मछली पकड़ने के पोडियम जोड़ सकते हैं। यह मछली पकड़ने के लिए एक बहुत ही उपयुक्त स्थान बन जाएगा। तीसरा, हम मछली पकड़ने वाली झींगा मछलियों को अपना बिक्री बिंदु बना सकते हैं। झींगा मछलियां आसानी से प्रजनन कर सकती हैं और उन्हें रखने के लिए बहुत कम प्रयास की आवश्यकता होती है। हमें बस उनमें से कुछ 100 खरीदना होगा और उन्हें फार्म हाउस के जल स्रोत में छोड़ना होगा। हम आधे साल के भीतर भारी मात्रा में झींगा मछली प्राप्त कर सकते हैं। चौथा कार्यक्रम होगा। जियाओ जीवान सुनते ही और अधिक मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने महसूस किया कि उनके बेटे की दृष्टि उनकी अपेक्षा से कहीं अधिक परिपूर्ण थी। उन्होंने विवरण और संचालन को पूरी तरह से कवर किया था। वह बहुत महत्वाकांक्षी भी था, क्योंकि उसने पूरे शहर या यहाँ तक कि राष्ट्रव्यापी को कवर करने की योजना बनाई थी, अपनी योजना की तुलना में जो केवल छोटे शहर को कवर करती थी। अध्याय 300। क्या हो रहा था? जियाओ लो की दृष्टि विशाल थी, क्योंकि वह एक मनोरंजक फार्म हाउस चलाने का इरादा रखता था। वह पूरी तरह से 1000 एकड़ के खेत का पुनर्गठन करना चाहता था। कुछ मनोरंजक कार्यक्रमों की स्थापना के अलावा उसे अभी भी एक बास्केटबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट, पूल, होटल बनाने की आवश्यकता है। यह खेत के लिए एक पूर्ण बदलाव होगा। बेशक इस फार्म हाउस को अभी भी जियाओ जीवान, उनके पिता को प्रबंधित करने की आवश्यकता थी, क्योंकि जियाओ लो ऐसी अचल संपत्तियों से बंधे नहीं रहना चाहते थे। वह निवेश और कल्पना का प्रभार लेंगे, लेकिन जियाओ जीवान लंबे समय में पुनर्निर्माण, संचालन और विज्ञापन का नेतृत्व करेंगे। जियाओ जीवान ने विनम्रता पूर्वक एक नोटबुक निकाली और हर जियाओ लो की दृष्टि को रिकॉर्ड किया, क्योंकि यह उनके वर्तमान मॉडल से कहीं बेहतर था। लाभ व्युत्पत्ति को मूल पशुधन उत्पाद आधारित के बजाय सेवा आधारित में स्थानांतरित कर दिया गया था। मैंने मोटे तौर पर अनुमान लगाया है कि कुल निवेश राशि लगभग 8 मिलियन है। अगर हम इसे अच्छी तरह से चलाते हैं तो हम 3 तिमाहियों के भीतर वापस कमा सकते हैं। हम चौथी तिमाही से लाभ कमाना शुरू कर देंगे, जिसका मतलब है कि अगले साल के अंत से फार्म हाउस लाभ देना शुरू कर देगा। जियाओ लो ने इस मामले पर एक अतिरिक्त मील की दूरी तय की, क्योंकि यह उसके माता पिता के जीवन से संबंधित था। वह संभवतः अपने माता पिता को इस तरह से रहने नहीं दे सकता है और हमेशा पूरे साल व्यस्त रहता है। उनके पास आराम करने का भी समय नहीं था। खेत को फार्म हाउस में बदलकर उनके माता पिता असली मालिक बन जाएंगे। फार्म हाउस का संचालन पूरी तरह से ठीक हो जाने के बाद उनके माता पिता कम मेहनत करेंगे और वे दुनिया की यात्रा भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा, भर्ती के संदर्भ में प्रत्येक कार्यक्रम के लिए एक व्यक्ति प्रभारी होना चाहिए। होटल प्रबंधक, शेफ, सहायक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी और आदि भी है, वगैरह। पिताजी, खेत आपका सपना है, आप इन सभी का ख्याल रख सकते हैं और मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। जियाओ जीवान ने सिर हिलाया और अचानक बहुत दृढ़ हो गया। आश्वस्त रहें, लो गांव में कई युवा हैं जो काम करने के लिए बाहर निकलने के इच्छुक नहीं है। जब हमने फार्म हाउस का पुनर्निर्माण किया है तो आइए उन सभी को हमारे लिए काम करने के लिए भर्ती करें। जियाओ लो ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। पिताजी, हम एक व्यवसाय शुरू कर रहे हैं, चैरिटी नहीं। भले ही हम सभी एक ही बड़े परिवार से हैं, हम स्क्रीनिंग के बिना उनमें से हर एक को भर्ती नहीं कर सकते। हमें व्यावहारिक, जमीन से जुड़े और मेहनती होने के गुणों वाले लोगों को हासिल करना होगा। यद्यपि ये शब्द कठोर थे, वे बहुत उचित शब्द थे। जियाओ जीवान भी अपने मीठे सपने से जाग गया और ठंडे कठोर सत्य का एहसास किया। अगर उसके नए कर्मचारी आलसी थे और लड़ने की प्रतिबद्धता की कमी थी, तो काम पर हर दिन धूम्रपान करना केवल मनोरंजक फार्म हाउस के संचालन के लिए हानिकारक होगा। यद्यपि ये शब्द कठोर थे, वे बहुत उचित शब्द थे। जियाओ जीवान भी अपने मीठे सपने से जाग गया और ठंडे कठोर सत्य का एहसास किया। अगर उसके नए कर्मचारी आलसी थे और लड़ने की प्रतिबद्धता की कमी थी, तो काम पर हर दिन धूम्रपान करना केवल मनोरंजक फार्म हाउस के संचालन के लिए हानिकारक होगा। ओह ठीक है, तुमने शॉर्टी की मार दी है। उसका परिवार शायद बेशर्मी से तुम्हारे साथ खिलवाड़ करने जा रहा है। अगर आप कर सकते हैं तो बस उन्हें अनदेखा करें, उनके साथ कीचड़ में मत उतरना। खेत के बारे में चर्चा करने के बाद जियाओ जीवान ने विषय को बदल दिया, जो आज नीचे चला गया था। मैं कोशिश करूंगा। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। जियाओ लो ने एक गहरी सांस ली। यदि संभव हो तो वह जियाओ क्योडोंग के माता पिता के सामने खड़ा नहीं होना चाहेगा। वह वास्तव में जियाओ क्योडोंग के करीब था जब वह छोटा था और वह अक्सर उसके घर जाता था। जियाओ क्योडोंग के माता पिता उसके लिए बहुत सभ्य थे और जब वह जाता था तो वे हमेशा उसे स्नैक से भरी जेब के साथ छोड़ देते थे। हालांकि अब शियाओ क्योडोंग के कारण दोनों परिवारों के बीच आधिकारिक तौर पर खून खराबा हो गया था और ईमानदारी से कहूं तो वह दोनों वरिष्ठों का सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। जियाओ जीवान ने बहुत ज्यादा नहीं बोला, क्योंकि उसका बेटा एक बड़ा आदमी था। उसे अपने कार्यों के परिणामों का सामना करने की आवश्यकता थी। वह नहीं चाहेंगे कि उनका बेटा हमेशा के लिए उनके संरक्षण के पंखों के नीचे रहे। यह उनके बेटे के लिए हानिकारक था और यह बिल्कुल भी प्यार नहीं था। इसलिए उन्होंने हमेशा जियो लो को केवल राय प्रदान की थी। जब निर्णय लेने की बात आती थी तो वह कभी भी उनके लिए सब कुछ तय नहीं करते थे। हर किसी के पास अपना रास्ता है और प्रत्येक के अपने सपने के लिए, यहाँ तक कि माता पिता को भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है।
हुआ हेंग और जी सींग ने वास्तव में अच्छी तरह से मारा। इससे पहले कि वे खेत में वापस जाएं, उसने उसे देने के लिए घर के एक गुप्त कोने से अपना विरासत जेड कंगन निकाला क्योंकि वह जी सींग को अपनी बहू के रूप में बहुत पसंद करती थी। इससे जी सींग को एक बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने इसे तुरंत वापस करने की कोशिश की। शियाओ लो ने भी माना कि जेड ब्रेसलेट पेश करना जल्दबाजी होगी, लेकिन हुआ हेंग इस मामले पर बहुत आग्रही थी। इसके अलावा उसे दादा दादी और उसके पति द्वारा समर्थित किया गया था। यह विरासत जेड कंगन अंततः जी सींग के हाथ पर उतरा था। श्री जियो लो, क्या करना है? जब दूसरी मंजिल के हॉल में केवल जियाओ लो और जी सींग थे, तो जी सींग वास्तव में चिंतित थे। वह इस जेड कंगन को जियाओ परिवार को वापस करना चाहती थी। जियाओ लो के मंगेतर के रूप में उसकी भूमिका नकली थी, यह प्रामाणिक नहीं था। अगर वह प्रामाणिक भी होती तो भी उसे इतना कीमती उपहार नहीं मिल सकता था। बस इसे पहले पहनो। जियाओ लो विवादित था। हालांकि यह जेड कंगन महंगा नहीं था, लेकिन यह परिवार के लिए पर्याप्त अर्थ रखता था क्योंकि यह उनके परदादा से विरासत में मिला था। वे जमींदारों का परिवार हुआ करते थे, जिनके पास कम या ज्यादा कुछ गहने और गहने थे। हालांकि परिवार में गिरावट आई थी और यह केवल उस कंगन को रखने में कामयाब रहा, इसलिए यह पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिला, जो परिवार के विरासत के बराबर था। अगर वह इसे वापस लेता है तो वह एक मुश्किल स्थिति में होगा अगर उसके माता पिता बाद में उससे सवाल करते हैं, क्योंकि वे ही थे जिन्होंने इसे दिया था। अगर वह चीजों को होने देता है तो जी सींग उसकी असली प्रेमिका नहीं थी और यह कंगन उसकी वास्तविक भविष्य की पत्नी के लिए था, क्योंकि यह एक विरासत थी। जब हम नए साल के जश्न के बाद लोग गांव छोड़ते हैं तो कंगन वापस करें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। शियाओ लो ने कहा, आप इस अवधि के दौरान मेरे परिवार के लिए इसका ख्याल रखेंगे। रोजर। जी सींग ने गंभीरता से सिर हिलाया। लो लो। जियाओ पिंग का फोन नीचे से आया। जियाओ लो खिड़की के पास चला गया। भाई पिंग, क्या हो रहा है? मेरे घर आओ लो, मेरे माता पिता के पास तुम्हारे लिए कुछ शब्द है। जियाओ पिंग ने कहा। मेरे लिए कुछ शब्द? शियाओ लो को संदेह हुआ, लेकिन उन्होंने इसके तुरंत बाद जी सींग को सूचित किया और अपने जूते बदलने के तुरंत बाद चले गए। जियाओ लो को केवल यह पता चला कि चाची ताओक्सियो और चाचा यूफू ने उसके प्रति आभार व्यक्त करने का इरादा किया था। वे उसके आगे झुक गए और जियाओ लो उन्हें पूरी तरह से रोक नहीं सका। उन्होंने अपनी भावनाओं को उन पर हावी होने दिया। जियाओ पिंग ने एक व्यावसायिक विफलता का अनुभव किया था और वह 200,000 के भारी कर्ज में था। यह उसके परिवार पर एक विशाल प्रभाव था। उनकी नजरों में जियाओ लो बर्फ के दिनों में लकड़ी का कोयला भेज रहा था और इसने उसे अपना दाता बना दिया था। जियाओ लो ने उन्हें आराम देने के लिए बहुत समय बिताया, फिर जल्दबाजी में अपने घर वापस भाग गए क्योंकि वह वास्तव में कृतज्ञता की अभिव्यक्ति से निपट नहीं सकते थे। उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला। आह! एक कुरकुरा और घबराहट भरी आवाज सुनाई दी और जियाओ लो अपना सिर उठाने के तुरंत बाद चौंक गया। जी सींग ने स्नान करने के लिए अपने वॉशरूम का इस्तेमाल किया था और वह सिर्फ स्नान कर रही थी। वह उस समय पूरी तरह से नग्न थी जब जियाओ लो ने दरवाजे को धक्का दिया और उसके काले रसीला बाल उसके सिर से उसकी कमर तक बह रहे थे। भले ही जियाओ लो सामान्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक शांत था, लेकिन उसने भी अपने मस्तिष्क और फिर अपने पूरे शरीर में गर्म लहर की एक उत्तेजना महसूस की क्योंकि दृश्य वास्तव में मोहक और सौंदर्यपूर्ण था। वह अवाक रह गया और दरवाजा बंद करते हुए तुरंत पीछे हट गया। उन्होंने यह भी जांच की कि क्या उन्होंने एक साथ गलत कमरे में प्रवेश किया था, लेकिन वह वास्तव में उनका कमरा था। जी सींग स्नान करने के लिए अपने कमरे का उपयोग क्यों कर रहे थे? कमरे में एक वॉशरूम था जो उसने उसके लिए तैयार किया था। क्या चल रहा था?